स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम है अब किस चीज़ का बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो भाई देखो ये एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है। ये आपका एग्ज़ाम 25 तारीख को है एंड आज आप लोगों के मतलब 23 तारीख को किसका एग्ज़ाम था, बी ट्रिपल ई का। तो बी ट्रिपल ई के एग्ज़ाम बहुत बढ़िया एग्ज़ाम आया था बट न्यूमेरिकल से रिलेटेड आया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बोल रहे थे कि पेपर आउट ऑफ ये था वो था, बट भाई जिसने भी ये 2 वीडियोज़ देख के गए हैं उन स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया है। सो आई होप मैं तुमको यही प्रेडिक्ट मतलब यही बोलना चाहूँगा। अगर तुम देखो सिविल इंजीनियरिंग्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का तुमको टेंशन हो रहा है तो टेंशन मत लो। एक बहुत ख़तरनाक चीज़ मतलब पूरा बीसीएमए का वन शॉट रिवीजन लेके आ चुका हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे होने वाला है। एंड यहाँ पर मैं बात बता दूँ कि अगर ये तुम 20 टॉपिक्स पूरे तुम्हारे पूरे सिलेबस पूरे सब्जेक्ट्स से मैंने चूज़ किए हैं, अगर तुम इनको अच्छे से कर लेते हो तो ऑलमोस्ट पास तो हो ही जाओगे एंड पास से अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। एंड चलो अब शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, देखो वीडियो को पूरा देखना, इसमें न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल टॉपिक्स एंड थ्योरी टॉपिक्स सब हैं एंड सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट आता है कि सर्विस स्टेशन क्या होता है। तो देखो सर्विस स्टेशन क्या होता है कि सर्विस स्टेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सर्विस स्टेशन एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जो ग्राउंड पर मार्क किया जाता है। क्या होता है, ये एक हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है एंड ये ग्राउंड पर क्या किया जाता है, मार्क किया जाता है। इन्हीं पॉइंट से हम क्या करते हैं, सर्वे लाइन से स्टार्ट या एंड होती हैं और यहीं पर सर्वे इंस्ट्रूमेंट सेट करके हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ली जाती है। देखो सीधी बात है कि जो सर्वे स्टेशन होता है वो फिक्स्ड ग्राउंड पे होता है। देखो हमारा को एक फिक्स पॉइंट होता है जो ग्राउंड पर हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं। ठीक है, सर्वे लाइंस क्या होती हैं, इसी पॉइंट से स्टार्ट या एंड होती हैं एंड यहीं पर जो हमारा सर्वे इंस्ट्रूमेंट है हम इसको सेट करते हैं मेजर एंड इनसे क्या करते हैं, मेजरमेंट ली जाती है। देखो सर्वे का पूरा काम कहाँ पे होता है, सर्वे स्टेशन पर ही डिपेंड होता है। अब देखो सीधी बात है कि ये तुम्हारा देखो ये कर मान लो तुम्हारा ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये तुम्हारा मेन स्टेशन है, ये भी मेन स्टेशन है। तो देखो फिर तुम्हारा जो ए और बी बीच में जो आते हैं तुम्हारे ए एंड बी, ये तुम्हारे क्या टाई स्टेशन ऑन द सर्वे लाइन है, ऑन द मेन सर्वे लाइन एंड ये तुम्हारी बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये देखो मेन सर्वे लाइन तुम्हारी क्या है, ए से बी तक है एंड इसके बीच में तुम्हारे ए एंड बी आ रहे हैं, ये क्या होंगे, टाई लाइन टाई स्टेशन कहलाते हैं। एंड टाई स्टेशन के बाद देखो ये टाई लाइन है तुम्हारी ये और ये क्या है, तुम्हारी टाई लाइन्स हैं। तो ये देखो अब तुमको बताऊं कि डायग्राम में क्या मतलब अब क्या दिख रहा है। तो देखो जो सर्वे स्टेशंस हैं, ए, जो सर्वे स्टेशन को एबीसीडी मार्क्स, सबसे पहले हमने क्या किया, एबीसीडी मार्क्स से हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। स्टेशन जो हमारा स्टेशन, ठीक है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उनसे हमने ज्वाइन किया है और सब्सिडरी यानी टाई स्टेशन को मेन लाइन के बीच में दिखाओ, हमने सेम दिखाया हुआ है। ठीक है, एंड देखो आप टाइप ऑफ सर्वे क्या है, टाइप ऑफ सर्वे स्टेशन। तो टाइप ऑफ सर्वे स्टेशन क्या है, मेन सर्वे इट मीन्स ये जो होता है ये मेन सर्वे लाइंस एक ये देखो जो ये मतलब सर्वे होता है हमारा, ये मेन लाइंस के एंड पॉइंट्स होते हैं एंड पूरे एरिया का फ्रेमवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पूरे एरिया का फ्रेमवर्क बनाते हैं। और जो टाई स्टेशन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी स्टेशन भी बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है कि मेन सर्वे लाइन के बीच में लिए जाते हैं एंड फील्ड डिटेल्स फील्ड की डिटेल लेने के लिए ये काम आते हैं। ठीक है, एंड देखो अब आता है इसका एडवांटेज। तो इसके एडवांटेज क्या है, तो देखो सर्वे वर्क जो होता है वो एक्यूरेट होता है, सिस्टमेटिक होता है। ठीक है, मेजरमेंट के लिए फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट मिलता है और एरर आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल करना क्या होता है, ईजी हो जाता है। लार्ज एरिया को सर्वे प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है। देखो जो लार्ज एरिया का सर्वे कैसे होगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा एंड मैपिंग और प्लॉटिंग क्लियर और नीट होती है। ठीक है, तो ये सारे तुम्हारे एडवांटेज हैं सर्वे स्टेशन के एंड कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे गलत जगह स्टेशन लेने से पूरा सर्वे गलत हो जाए। अगर तुमने कोई गलत स्टेशन चूज़ कर लिया तो क्या है, तुम्हारा पूरा सर्वे गलत हो जाएगा। अब फिर आता है स्टेशन सिलेक्ट करना टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें तुमको सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि तुमको स्टेशन को अगर चूज़ करना है तो उसके लिए तुम्हें टाइम कंज्यूमिंग होगा। अनइवन या
कॉन्जुगेट एरिया में लेना डिफ़िकल्ट। देखो अगर तुम्हारे पास अनइवन एरिया है उसमें स्टेशन लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। स्टेशन डिस्टर्ब हो जाए तो रीसर्वे करना पड़ता है। अगर तुम्हारा स्टेशन अगर गलत हो गया या डिस्टर्ब हो गया तो तुमको रीसर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जो मेज़रमेंट होगी वो सब बिगड़ जाती है, ठीक है। अब इसके यूज़ कैसे होता है, तो डिस्टेंस और एंगल मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सर्वे लाइन्स और बाउंड्रीज फिक्स करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड लेवलिंग और कंटूर सर्वे में इसका यूज़ किया जाता है। और जो नेक्स्ट है वो क्या है कि फील्ड मेजरमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इसके कुछ एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन क्या है, ये रोड, रेलवे और कैनाल सर्वेइंग में यूज़ होता है, और बिल्डिंग, ब्रिजेस और डैम के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, और लैंड मेजरमेंट एंड प्रॉपर्टी बाउंड्री मेकिंग में, मार्किंग में यूज़ होता है, ठीक है। टाउन प्लानिंग एंड लेआउट प्रिपरेशन यूज़ होता है, लेआउट प्रिपरेशन में यूज़ होता है, और इरिगेशन और ड्रेनेज प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। तो ये देखो इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला है चेन सर्वे से रिलेटेड। तो इसमें क्या है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ चेन्स इंटू नंबर ऑफ चेन्स इंटू लेंथ ऑफ वन चेन। तो देखो मैं एक बात बता दूं तुमको कि ये तुम्हारा जो क्या है कि सर्विस स्टेशन है, तो सर्विस स्टेशन मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकल बता दिया। एंड आपके साइड से अगर आप इसमें और भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ ऐड करिए। एंड इसमें क्या करिए, ऐड करिए जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करिए। और बाकी जितना मैंने ये बताया ये तो लिख के ही आइएगा, एंड अपने साइड से जो ऐड कर सकते हैं सो प्लीज़ ऐड करिए, ठीक है। नाउ अब हमारा आता है, इसका एक न्यूमेरिकल आता है किस पे, सर्विस स्टेशन चेन सर्वे पे। कि मान लो कि हमारे पास दो सर्विस स्टेशन हैं, ए एंड बी सर्विस स्टेशन है, एंड बीच की डिस्टेंस मेजर की गई कितनी, 16 चेन्स हुई, ठीक है। अगर एक चेन हमारी 20 मीटर की है तो ए और बीच में डिस्टेंस निकालिए। तो देखो नंबर ऑफ चेन कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ चेन्स हमारे पास 15 हैं, तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ चेन्स 15 है हमारे पास। लेंथ ऑफ वन चेन, तो एक चेन की लेंथ हमारे पास कितनी है, 20 मीटर है। एंड इसका फॉर्मूला मैंने बताया आपको कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ चेन्स इंटू लेंथ ऑफ वन चेन। सो देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, नंबर ऑफ चेन्स कितने हमारे पास 15 है, एंड एक चेन की लेंथ कितनी है 20 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 300 मीटर, ठीक है। 300 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 300 मीटर हमारे पास फाइनल आ गया। तो सर्वे स्टेशन ए और बीच का डिस्टेंस कितना है, सर्वे स्टेशंस का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए एंड बी का डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस 300 मीटर। तो ये देखो तुम्हारा पहला जो मतलब टॉपिक है वो तुम्हारा कंप्लीट हो गया। एंड मैं एक चीज़ बता दूं, इससे तुम न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करना। मैंने तुम्हें एक छोटा सा न्यूमेरिकल बता दिया बिकॉज मेरे पास बहुत कम टाइम है, एंड अभी रात का 11:30 बज रहा है, एंड मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ बिकॉज क्योंकि मेरे खुद के टेस्ट या एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मेरे को कॉलेज जाना पड़ रहा है। एंड मेरे को कल भी मतलब 23 को भी मैं कॉलेज गया था, एंड 24 को भी जाना, एंड 25 को भी जाना। तो देखो बाकी जितनी मैं हेल्प कर पा रहा हूँ तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। एंड कोशिश करो कि आप लोग, मैं देखो तुमको बता रहा हूँ कि इसमें प्लीज़ आप लोग न्यूमेरिकल एंड थ्योरी अच्छे से करिएगा, ठीक है। जैसे मैंने BEE के स्टूडेंट्स को भी बोला था, तो वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ। सो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा फिर, ठीक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑल द वे, वो है रिमोट सेंसिंग। सो रिमोट सेंसिंग होता क्या, तो देखो रिमोट सेंसिंग जो है ये एक टेक्निक है जिसमें अर्थ सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के कलेक्ट की जाती है यूजिंग सैटेलाइट्स या एयरक्राफ्ट। तो देखो भाई रिमोट सेंसिंग देखो रिमोट सेंसिंग क्या है, सबसे पहले तो ये जान लो कि रिमोट सेंसिंग एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा अर्थ सरफेस होता है, अर्थ सरफेस के बारे में हम क्या निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट या कलेक्ट किए गए इन्फॉर्मेशन की। किसका यूज़ करते हैं हम इसमें, सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट के सेंसर्स का। तो सिंपल वर्ड्स में बोलो तो दूर से बिना ज़मीन पर देखो हम सैटेलाइट के थ्रू इसमें क्या निकालते हैं, हम इस सैटेलाइट के थ्रू हम क्या करते हैं, इसका डेटा निकालते हैं विदाउट हम ज़मीन पर आए हुए, दूर से ही सब सारी चीज़ करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। अब रिमोट सेंसिंग का डायग्राम देखो, ये हमारे सन है, ठीक है। सन, फॉरेस्ट, वाटर, ग्रास, और ये बेयर सॉइल, और प्राइवेट रोड, और ये होम मतलब बिल्डअप एरिया, ये सब जगह पे मतलब रोशनी जाती है। ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और ये सोलर रेडिएशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो है ये सेटेलाइट लगा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सब का हम क्या कर रहे हैं, विदाउट हम ज़मीन पे आए हुए, ऊपर से ही इनका क्या कर रहे हैं, ऊपर से ही हम डेटा क्या कर रहे हैं, मतलब सैटेलाइट के थ्रू हम इनका मतलब डेटा ले रहे हैं कि भाई चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं,
हम इसी को हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, क्योंकि हम सारी चीज़ों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई सारी चीज़ें मैनेज हैं या नहीं है, सब कैसा चल रहा है। तो यही तो देखो डायग्राम में क्या शो करना है तुमको, पहले तो सन एनर्जी सोर्स, अर्थ सरफेस, रिफ्लेक्टेड एनर्जी, सैटेलाइट या सेंसर बताइए, डेटा रिसीविंग स्टेशन, तो डेटा रिसीविंग स्टेशन भी है, ठीक है। तो बाकी अब देखिए, अब बात आती है भाई इसमें कौन सा प्रिंसिपल काम करता है। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या है, तो देखो इसमें क्या है कि सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, ठीक है। ये तो सबको पता है कि जो हमारा सन है वो सन से क्या निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है। एंड ये एनर्जी अर्थ सरफेस पर गिरती है, ठीक है। सन एनर्जी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है या एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड एनर्जी को सैटेलाइट सेंसर रिकॉर्ड करता है। देखो अब मैं तुमको डायग्राम दिखाऊँ, यहाँ से जो तुम्हारा ये बेयर सॉइल पे तुम्हारा क्या गया, सन की लाइट गई, ठीक है। एंड ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, तुम्हारे सैटेलाइट पे। तो अब सैटेलाइट जो भी करेगा, क्या करेगा, सैटेलाइट तुम्हारा रिफ्लेक्टेड एनर्जी को सैटेलाइट सेंसर क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा एंड डेटा प्रोसेस करके इमेज बनाई जाती है। इसी को मतलब इसको अब क्या करेगा, वो इसको रिकॉर्ड करेगा एंड डेटा प्रोसेस करेगा इसका, फिर वो क्या करेगा, डेटा प्रोसेस करने के बाद उसका इमेज बना के दे देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। एंड इसके एडवांटेज क्या हैं, तो एडवांटेज देख लो भाई, ये लार्ज एरिया का डेटा शॉर्ट टाइम में, देखो यहाँ पर क्या होता है कि रिमोट सेंसिंग की हेल्प से हमें लार्ज एरिया का जो डेटा रहता है वो बहुत शॉर्ट टाइम पे मिल जाता है। एंड रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज़ का स्टडी पॉसिबल है। देखो रिमोट की वजह से, जो रिमोट सेंसिंग कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से इनएक्सेसिबल, जहाँ पे हम जिस एरिया को हम एक्सेसिबल नहीं कर पा रहे हैं वो एरिया का स्टडी करना क्या होता है, पॉसिबल हो जाता है। टाइम और कॉस्ट बहुत ज़्यादा सेव होता है इसमें भाई, टाइम और कॉस्ट बहुत ज़्यादा सेव होता है और रिपीटेड डेटा मिलता है, मॉनिटरिंग और इजी। तो मॉनिटरिंग डेटा मिलेगा तुमको और रिपीटेड डेटा मिलेगा। नेचुरली रिसोर्सेज का एक्यूरेट एनालिसिस है, ठीक है। क्या है, नेचुरली रिसोर्सेज का एक्यूरेट एनालिसिस है, ठीक है ना। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज हैं कि ये इनिशियल सेटअप कॉस्टली होता है, जो इसका इनिशियल कॉस्ट सेटअप होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और क्लाउड कवर की वजह से इमेज क्वालिटी ख़राब हो जाए, जो हमारे क्लाउड के कवर से मतलब बादल जो क्या बोलते हैं, धूप मतलब बरसात के टाइम पे, तो उनकी वजह से हमारी क्या होती है, इमेज की क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब हो जाती है। और हाईली स्किल्ड एक्सपर्ट ज़रूरत होती है इसमें, बिकॉज अगर हाईली स्किल्ड एक्सपर्ट नहीं होंगे तो भाई हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी एंड हम गलतियाँ करेंगे, ठीक है, और हम प्रॉपर डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आई होप तुम इतना समझ गए होगे। एंड अब बात करते हैं कि भैया स्मॉल ऑब्जेक्ट का डिटेल कभी कभी क्लियर नहीं होता है, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग में क्या लगता है, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि तुरंत तो होगा नहीं। अब देखो इसके यूजेस क्या हैं कि लैंड यूज़ और लैंड कवर एनालिसिस होता है, इसमें यूज़ होता है। वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होता है। और देखो जो अगर वेदर फोरकास्टिंग में तुमको एक एग्जांपल बताऊं, तुमने देखे होंगे तुम्हारे फ़ोन पे या तुम्हारे टीवी पे तुमको एक नोटिफिकेशन दिया जाता है कि आज बरसात हो सकती है। तो ये किसके बेसिस पे होती है, रिमोट सेंसिंग की ही हेल्प से होती है कि वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं, ठीक है। सॉइल और वाटर रिसोर्स स्टडी हो सकती है, फॉरेस्ट की मॉनिटरिंग हो सकती है और डिजास्टर मैनेजमेंट भी हो सकता है। अब देखो एप्लीकेशन क्या है, अर्बन प्लानिंग और सिटी डिप्लॉयमेंट में यूज़ हो सकता है। एग्रीकल्चर क्रॉप की मतलब फसल मॉनिटरिंग में भी हो सकता है। फ्लूड में, अर्थक्वेक और साइक्लोन एनालिसिस में हो सकता है। और माइनिंग और जियोलॉजिकल सर्वेज में भी हो सकता है। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में भी हो सकता है, ठीक है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि तुम्हारा किससे रिलेटेड है, बेसिक रिमोट सेंसिंग से। तो ग्राउंड रेजोल्यूशन, तो ग्राउंड रेजोल्यूशन क्या है, तो देखो ग्राउंड रेजोल्यूशन का फुल फॉर्म होता है सेंसर हाइट अपॉन फोकल लेंथ इनटू डिटेक्टर साइज। तो ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब ये हमारे दो टॉपिक हो गए हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, पहला टॉपिक हमने पढ़ा सर्वे स्टेशन। एंड हमारा जो सेकंड था वो हमने क्या पढ़ा, हमारा सर्वे स्टेशन के बाद हमने पढ़ा रिमोट सेंसिंग। एंड रिमोट सेंसिंग में अगर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखना है तो प्लीज़ अपने से कर लेना। एंड बाकी इतना सफिशिएंट है, ठीक। अब नाउ हमारा जो आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा लेवलिंग एंड रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो लेवलिंग बहुत आता है एंड रेसिप्रोकल लेवलिंग भी आता है, ठीक। तो इतना ध्यान रखना। देखो मैं तुम्हारा रिवीजन अच्छे से करा दूंगा, बट जो न्यूमेरिकल होंगे वो तुमको थोड़ा इजी वाले बताऊंगा। बट तुम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि 2 यूनिट ईएम की हैं तो क्वेश्चंस आते हैं भाई ईएम से।
वो इसी में डिस्कस करेंगे अपन। बट तुम भाई अपने एंड से भी बहुत कोशिश करना। मैं तो देखो आपको ईज़ी समझाऊँगा बिकॉज़ कि आपको समझ में आ सके एंड आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको, ठीक है? एंड थ्योरी तो मैं पूरी करा दूँगा भाई, थ्योरी तो बहुत तगड़ी करा दूँगा एंड न्यूमेरिकल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा, ठीक है? बाकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो लेवलिंग एंड रेसिप्रोकल लेवलिंग, तो देखो पहला पार्ट है हमारा लेवलिंग। सो लेवलिंग क्या होता है? देखो लेवलिंग जो होता है सर्वेइंग की वो प्रोसेस होती है जिसमें हम दो या ज़्यादा पॉइंट के बीच में क्या निकालते हैं, हाइट या एलिवेशन फाइंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल, यूजुअली मीन सी लेवल का, ठीक है? तो हम बताते हैं कि जो लेवलिंग होता है, तो लेवलिंग क्या होता है, ये एक सर्वेइंग की क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स के बीच में हाइट डिफरेंस या एलिवेशन निकालते हैं। क्या फाइंड करने के लिए? फाइंड कर जैसे विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। तुमने देखा होगा कि भाई जैसे सपोज़ मान लो भोपाल जाते हैं, तो जो भोपाल का रेलवे स्टेशन है तो उसके पहले क्या लिखा हुआ है, जो वो बोर्ड लगा हुआ होता है भोपाल पहुँच, मतलब रेलवे स्टेशन भोपाल के पहले समुद्र तल से ऊँचाई। तो इसी को हम बोलते हैं लेवलिंग का कॉन्सेप्ट। तो देखो इसमें क्या होता है, ज़मीन के पॉइंट से ऊपर-नीचे कितने हैं, ये कैसे पता करेंगे? लेवलिंग की हेल्प से, ठीक है? तो देखो ये डायग्राम देख सकते हो तुम, ठीक है? तो ये तुम्हारा लेवलिंग का डायग्राम है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा ग्रेटिट्यूड शाफ्ट रहता है एंड ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा लेवल है एंड ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्लाइड लाइन। देखो ये तुम्हारा लेवल को मेंटेन कर रहा है एंड ये तुम्हारा एफ है एंड यहाँ पर देखो जो ट्रेवल डायरेक्शन है वो इस साइड से लेके इस साइड है। तो देखो यहाँ पे ज़मीन थोड़ा सा नीचे हुए है और यहाँ ज़मीन ऊपर, बट हमने जो लेवलिंग की है वो हमने एट द सेम पॉइंट की है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब लेवलिंग का जो मतलब लेवल होगा वो क्या होगा, ये एक पॉइंट होगा, ठीक है? इसका क्या फॉर्मूला होता है, बैक साइड माइनस फोर साइड। तो बैक साइड माइनस फोर साइड होता है एंड ये तुमको मैं दिखा देता हूँ। ये तुम्हारा क्या है, ये लेवल का इंस्ट्रूमेंट है एंड यहाँ पे तुम क्या करते हो, मेज़र करते हो। यहाँ पे देखो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये देखो टॉप ऑफ द मेजर टिक्स लाइंस आर द एग्जैक्टली एट 10th ऑफ द फुट एंड टॉप टॉप ऑफ लाइंस इवन 100। तो ये तुम्हारा मतलब ये स्केल है, जैसा हम मतलब सिविल में हम इस तरह का स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है? एंड ये जो लार्ज रेड नंबर है वो क्या होल फीट होल फीट बताते हैं, ठीक है? तो डायग्राम में दिखाया गया है कि लेवल का इंस्ट्रूमेंट है स्टाफ ऑन पॉइंट ए एंड बी, लाइन ऑफ साइट है एंड हाइट का डिफरेंस है, ठीक है? तो देखो जो जो ये तुमको ग्रेटिट्यूड शाफ्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं एंड आप अच्छे से डायग्राम बना दीजिएगा। इसका पर्पज़ क्या है भाई लेवलिंग का? तो देखो हाइट डिफरेंस निकालना सबसे बड़ा पर्पज़ है एंड कंस्ट्रक्शन के लिए करेक्ट लेवल सेट करना ये भी इम्पॉर्टेंट है एंड रोड हो गई, कैनल हो गई और बिल्डिंग के प्रोफाइल्स बनाना, इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? लेवलिंग का यूज़ करते हैं। तो देखो अब इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, देखो राइज एंड फॉल, इसमें दो मेथड होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाइट मेथड एंड राइज फॉल मेथड। तो भाई इनके दोनों के न्यूमेरिकल कर लेना इम्पॉर्टेंट है। तो देखो जो राइज एंड फॉल मेथड होता है, तो राइज का फार्मूला क्या होता है, प्रीवियस स्टाफ रीडिंग एंड देखो राइज का फार्मूला क्या होता है, राइज का फार्मूला होता है प्रीवियस स्टाफ रीडिंग। स्टाफ तुम्हारा वो जो स्केल मैंने बताया, ठीक है? स्टाफ प्रीवियस स्टाफ रीडिंग एंड माइनस करो, आप माइनस करो नेक्स्ट स्टाफ रीडिंग से। तो प्रीवियस समझ लो 4 है और नेक्स्ट हमारी 5 है, तो हमारा राइज कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है? और फॉल कैसे होगा, नेक्स्ट स्टाफ रीडिंग मतलब 0.5 माइनस प्रीवियस, तो ये कितना आएगा, ये -1 और ये कितना आएगा, फॉल आएगा 1, ठीक है? तो ऐसे तुमको यूज़ करके फाइंड करना है। तो प्लीज़ इनके न्यूमेरिकल करना। अब आता है हाइट बेस्ड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब आरएल, आरएल प्लस बैक साइड, मतलब आरएल प्लस बैक साइड और आरएल फाइंड करना। तो आरएल का फाइंड करने के लिए एच आई माइनस फोर साइड, ऐसे तुम क्या कर सकते हो, इसको फाइंड कर सकते हो। अब आता है एडवांटेज ऑफ लेवलिंग। तो एडवांटेज क्या है कि एक्यूरेट हाइट मेजरमेंट मिलता है तुमको, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इंप्रूव होती है और ड्रेनेज और स्लोप डिज़ाइन ईजिली हो जाता है। तो देखो सबसे पहला एडवांटेज एक्यूरेट क्या होता है, हाइट मेजरमेंट मिलता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और ड्रेनेज और स्लोप जो रहता है वो डिज़ाइन करना इजी हो जाता है। अर्थक्वेक के कैलकुलेशन में थोड़ा सा हेल्प मिलती है, ठीक है? डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है इसमें एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मल्टीपल सेटअप्स चाहिए होते हैं, ठीक है? एंड इंस्ट्रूमेंट एरर इसमें बहुत आ सकते हैं, ठीक है?
तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके डिसएडवांटेज थोड़ा-सा मैटर करते हैं, बिकॉज़ अगर तुम्हारे पास स्किल्ड ऑपरेटर नहीं है तो तुमको प्रॉब्लम हो सकती है। इंस्ट्रूमेंट एरर आ सकता है एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मल्टीपल सेटअप चाहिए होता है। अब फिर लेवलिंग का यूज़ कहाँ पे होता है? तो देखो रोड, रेलवे एंड कैनल के कंस्ट्रक्शन पे हो सकता है। बिल्डिंग फाउंडेशन का लेवल सेट करने में हो सकता है। कंटूर और प्रोफाइल मेकिंग में हो सकता है और ड्रेनेज प्लानिंग में हो सकता है। किसमें? ड्रेनेज प्लानिंग में, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ लेवलिंग आता है, तो देखो एक बात समझना कि हाईवे इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है एंड टाउन प्लानिंग में यूज़ होता है, डैम और ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। तो ये तुम्हारे सारे किसके बेस्ड पे होते हैं? एप्लीकेशन ये लेवलिंग के बेस्ड पे है, तो लेवलिंग हो चुका है। एंड जो दूसरा हमारा टॉपिक है लेवलिंग के अलावा रेसिप्रोकल लेवलिंग, वो हमें बताना है। तो लेवलिंग में आप डायग्राम बनाइए एंड इतना एक्सप्लेन करिए और पर्पस बताइए और राइज एंड फॉल मेथड के न्यूमेरिकल करिए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के फार्मूला बता दिए मैंने, बस आप वैल्यू पुट करिए एंड आंसर फाइंड करिए। एडवांटेज ऑफ लेवलिंग, डिसएडवांटेज, यूज़ क्या है, एप्लीकेशन। अब जो हमारा पार्ट 2 है, पार्ट बी है इसी में रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो इट मीन्स ये एक स्पेसिफिक लेवलिंग होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक लेवलिंग मेथड होती है जिसमें हम 2 पॉइंट के बीच का क्या निकालते हैं? हाइट डिफरेंस फाइंड करते हैं। हाइट डिफरेंस फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट को बीच में रखना पॉसिबल नहीं होता, जिससे जैसे रिवर या इसमें देखो सीधी-सीधी बात है तुम्हारा, जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये भी पॉइंट है। तो जो रेसिप्रोकल लेवलिंग होती है भाई, उसमें हम क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट को हम बीच में नहीं रखते हैं, बिकॉज़ पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है? और ये एक स्पेशल लेवलिंग मेथड होता है जो 2 पॉइंट्स के बीच में होता है। 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, जैसे ए एंड बी, इनका हाइट डिफरेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है? तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम अपने इंस्ट्रूमेंट को बीच में नहीं रख सकते, ठीक है? ये मेथड एरर को होता है। तो जो ये रेसिप्रोकल लेवलिंग है, ये किसको कैंसिल करता है? एरर को कैंसिल करता है। तो देखो तुम्हारा ये डायग्राम है एंड ये हमारा रिवर है, ठीक है? तो ये रुक जाओ, ये 1 2, ठीक। तो अब देखो ये हमारा कितना है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 5 मीटर है एंड ये पूरा 100 मीटर की लाइन है। मतलब इस स्केल से लेके इस स्केल तक हमारी कितनी है? 100 मीटर है। तो देखो ये बैक साइड है, ये फोर साइड प्लस डेल्टा एरर। और देखो यहाँ से हमने पहले सेटअप से यहाँ की पूरी लेंथ ली, ठीक है? तो यहाँ से सेटअप किया तो देखो ये ऐसा गया, ठीक है? फिर हमने यहाँ पे सेटअप किया तो यहाँ से हमने इस साइड का लिया। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग दो दो ऐसी जगह, जैसे अब हम बीच में इंस्ट्रूमेंट रख के तो हम ले नहीं सकते, तो हम एक बार इस साइड ए पॉइंट पे जाएँगे एंड एक बार ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो एक बार ए पॉइंट पे रखेंगे, एक बार बी पॉइंट पे रखेंगे एंड इनकी दोनों की क्या करेंगे? मेज़रमेंट करेंगे। तो ये तुम्हारा क्या होता है? रेसिप्रोकल लेवलिंग होता है। तो देखो पॉइंट ए एंड बी, रिवर और ऑब्स्टिकल में यूज़ होता है। इंस्ट्रूमेंट पोजीशन नियर ए एंड बी, स्टाफ रीडिंग। तो स्टाफ रीडिंग मिल जाती है तुमको, दोनों साइड से तुम लेते हो। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो तुमको हमेशा याद रखना है, जो पेपर में आ सकता है। तो देखो हाइट डिफरेंस का फार्मूला है, ट्रू डिफरेंस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी वन प्लस ए टू माइनस बी टू अपॉन टू। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ए है वो क्या है? रीडिंग ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट नियर ए, बी वन रीडिंग ऑन बी इंस्ट्रूमेंट नियर ए टू रीडिंग ऑन ए इंस्ट्रूमेंट नियर बी। अब बी टू की रीडिंग क्या है? बी टू रीडिंग ऑन बी इंस्ट्रूमेंट नियर ऑन बी। तो ये तुम्हारा क्या है? फॉर्मूला रेसिप्रोकल लेवलिंग में हाइट डिफरेंस फाइंड करने का। एंड अब बात आती है कि एडवांटेज क्या है भाई रेसिप्रोकल की। तो देखो रेसिप्रोकल लेवलिंग के एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन को क्या करती है? एरर, जो कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एरर होती है उसको कैंसिल कर देती है एंड लॉन्ग डिस्टेंस एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है? जो लॉन्ग डिस्टेंस एक्यूरेसी होती है वो बढ़ जाती है एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर को रिड्यूस करता है ये, ठीक है? ऑब्स्टिकल के अक्रॉसेस, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनके लिए क्या है? उनके अक्रॉस लेवलिंग पॉसिबल होती है। नहीं तो भाई बताओ हम रिवर में कैसे लेवलिंग पॉसिबल करेंगे? तो ये इसको, जो रेसिप्रोकल लेवलिंग है, ये इसको ईजी बनाता है, ठीक है? अब आता है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है? तो देखो प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है एंड ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ती है और इसमें बहुत स्किल्ड सर्वेयर चाहिए होते हैं, ठीक है? अब आता है यूज़ ऑफ रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो यूज़ क्या है रेसिप्रोकल का?
तो देखो रिवर के अक्रॉस हम लेवलिंग करते हैं, वैलीज़ और डीप ग्राउंड के केसेस में भी हम लेवलिंग करते हैं, एंड लॉन्ग डिस्टेंस हाई डिफरेंस के बीच में भी हम लेवलिंग करते हैं। अब आता है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो देखो ये ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में यूज़ आता है, एंड कैनाल्स क्रॉसिंग रिवर्स में यूज़ आता है, एंड हाईवे के प्रोजेक्ट में काम में आता है, एंड रेलवे के अलाइनमेंट में भी काम आता है। तो ये हमारा हर एक जगह पे काम आता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4 है तुम्हारा कंटूर्स लाइन। तो कंटूर लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो देखो कंटूर लाइन क्या है कि कंटूर लाइन एक इमेज, भाई देखो रेसिप्रोकल लेवलिंग एंड लेवलिंग के न्यूमेरिकल कर लेना जो बताया हूँ तुमको, ठीक है। कंटूर लाइन क्या है? कंटूर लाइन क्या है? कंटूर लाइन देखो एक अनाउंसमेंट बता दूँ, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, एंड ये कंप्लीट रिवीजन के नोट्स टेलीग्राम पे मैंने डाल दिए हैं, तो प्लीज़ जाके एक्सेस कर लो, एंड इम्पॉर्टेंट है। और कोशिश करो कि सारे एक्सेस कर लो, एंड बाकी मैंने डाल दिए हैं, तो प्लीज़ ले लो जाके, ठीक है। तो देखो अब आता है कंटूर्स लाइन्स क्या है। कंटूर्स लाइन एक इमेजिनरी लाइन्स होती है जो मैप पर सेम एलिवेशन मतलब सेम आरएल सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को क्या करती है, ज्वाइन करती है विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। सीधा सीधा समझो तो भाई एक बात बताता हूँ कि जो तुम्हारी कंटूर्स लाइंस होती हैं ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी लाइंस तो सब समझते, इमेजिनरी वर्ड तो सब समझते हो गया। ये जो मतलब इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैप पर सेम एलिवेशन मतलब सेम आरएल के साथ क्या करती हैं, सेम आरएल वाले पॉइंट को ज्वाइन करती हैं विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, ठीक है। अब सिंपल वर्ड्स में समझा दूँ तो जिन पॉइंट्स की हाइट सेम होती हैं ये उनको जोड़ने वाली लाइंस होती हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, कंटूर्स लाइन बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, कंटूर्स लाइन का डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। एंड इसमें सबसे पहले क्लोज कंटूर आता है, मतलब स्टीप स्लोप, और वाइल्ड स्पेस कंटूर मतलब जेंटल स्लोप, और हिल्स एंड वैलीज एंड सेप। तुमको कुछ यहाँ पे हिल्स एरिया है, ये वाटर एरिया है, एंड ये रिजिड सेप्स है कुछ, एंड वैलीज भी दिख रही हैं, ठीक है। तो कंटूर इंटरवल्स मतलब कंटूर जो इंटरवल्स है, कंट्रोल इंटरवल्स दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर लाइंस के बीच का वर्टिकल डिफरेंस होता है। क्या होता है? दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर लाइंस के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है पूरे मैप के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कंटूर्स इज इक्वल टू मैक्स आरएल। मैक्स आरएल निकालो आप, मैक्स आरएल और मिन आरएल, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा अपॉन कंटूर का इंटरवल क्या है। तो देखो जो नंबर ऑफ कंटूर्स मतलब कंटूर्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ कंटूर्स इज इक्वल टू मैक्स आरएल, एंड मैक्स आरएल माइनस करेगा मिन आरएल को अपॉन इंटरवल्स। तो ये क्या है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ कंटूर्स का। तो आई होप तुमको ये समझ में आया। एंड नाउ नेक्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर्स लाइंस क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दो कंटूर्स कभी देखो दो कंटूर्स लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। जो दो कंटूर लाइन होते हैं वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। क्लोज कंटूर स्टीप स्लोप होता है, जो हमारा क्लोज कंटूर्स होते हैं ना वो क्या होता है, स्टीप स्लोप होता है। और वाइड कंटूर क्या होते हैं, जेंटल स्लोप होते हैं, ठीक है। एंड अब बात करते हैं कि भैया क्लोज कंटूर विथ हायर वैल्यू। तो ये क्या होते हैं, ये हिल्स होते हैं। जो हमारे क्लोज कंटूर होते हैं किसके साथ, हायर वैल्यू के साथ, वो क्या होते हैं, हिल्स होते हैं। एंड वी शेप के जो कंटूर होते हैं वो क्या होते हैं, वैल्यू होते हैं। और कंटूर इंटरवल हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो अगर देखो 5 है, अगर 5 का गैप है तो 5 का ही गैप रहेगा, अगर 1 का गैप है तो 1 का गैप रहेगा। तो ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। अब बात आती है भैया इसके एडवांटेज क्या है। तो देखो ग्राउंड का एग्जैक्ट शेप हमें क्या करता है, कंटूर्स की मदद से हमें ग्राउंड का एग्जैक्ट शेप हमें पता चलता है। एंड स्लोप और ग्रेडियंट कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। तो इससे कंटूर से हम स्लोप को और ग्रेडियंट को इजी कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग प्लानिंग में मदद करता है, ठीक है। हमें इसमें बहुत सारी हेल्प मिलती है। अर्थक्वेक एस्टिमेशन पॉसिबल होता है, जो हमारा अर्थवर्क होता है वो क्या होता है, पॉसिबल होता है। फ्लूइड्स और ड्रेनेज एनालिसिस इससे बहुत जल्दी हो जाता है और इजीली हो जाता है, ठीक है। अब इसका आता है डिसएडवांटेज का। तो देखो इसमें प्रिपरेशन टाइम कंज्यूमिंग होती है, और हाई एक्यूरेसी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्किल्ड सर्वेयर चाहिए होता है। और स्किल्ड सर्वेयर चाहिए होगा तो भैया कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। फ्लैट एरिया में कंटूर समझाना मुश्किल होता है। जो हमारा फ्लैट एरिया है उसमें हम जैसे जो फ्लैट मतलब समतल ज़मीन जो है उसमें हमें कंटूर समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड स्मॉल डिटेल्स शो नहीं करता, स्मॉल जो डिटेल रहती है वो हम शो नहीं कर पाते। अब देखो इसके यूजेस है। तो देखो स्लोप और ग्रेडियंट निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, और राउट अलाइनमेंट मतलब रोड हो गया, रेलवे हो गया, कैनाल हो गया, ये सब चीज़ में यूज़ होता है। और कैचमेंट्स एरिया में यूज़ होता है, और साइट सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। अब बात आती है आपका
एप्लीकेशन क्या है? तो देखो एप्लीकेशन क्या है, हाईवे और रेलवे इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, डैम और रिजर्वेयर प्लानिंग में यूज़ होता है, टाउन प्लानिंग में यूज़ होता है, और इरिगेशन और ड्रेनेज सिस्टम में यूज़ होता है, और मिलिट्री और एनवायरमेंटल स्टडी में यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं। सर्वे सर्वे स्टेशन सबसे पहला हमारा क्या था, सर्वे स्टेशन। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा रिमोट सेंसिंग के बाद हमने पढ़ा लेवलिंग एंड रेसिप्रोकल लेवलिंग, एंड हमने फोर्थ में पढ़ा कंटूर्स लाइंस, एंड कंटूर्स लाइन के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ डोर्स एंड विंडो। तो देखो टाइप ऑफ डोर्स, तो यहाँ पर डोर मतलब तुम्हारे घर के दरवाजे की बात की गई है। ठीक है, तो डोर क्या होता है, डोर जो होता है वो एक मूवेबल बैरियर होता है जो एंट्री और एग्जिट के लिए यूज़ होता है, प्राइवेसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो तुम्हारा जो घर का दरवाज़ा है ये एक बैरियर मतलब मूवेबल बैरियर की तरह होता है, जो तुम्हें एंट्री भी देता है और एग्जिट भी देता है, तुम्हें प्राइवेसी भी देता है और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये तुम बेसिक सी डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो। अब टाइप ऑफ, तुम सबसे पहले ये डायग्राम देखो, इस टाइप का दरवाज़ा होता है तुम्हारा। ठीक है, ये टॉप रेल होती है, ये पैनल होता है, ये आईएसटी म्यूलियन होता है, लॉक स्टाइल होता है, एंड सेकंड म्यूलियन होता है, और ये तुम्हारा लॉक सेट और पैसेज सेट होता है जहाँ से तुम दरवाजे को लॉक कर पाते हो। ठीक है, थर्ड म्यूलियन स्टिकिंग होती है, और ये पैनल होता है। ठीक है, अब देखो ये नीचे तुम्हारा बॉटम रेल है, ऊपर टॉप रेल होती है, एंड यहाँ पे क्या है, ये फ्रेम होता है, एंड ये तुम्हारा क्या है, लॉक रेल है, ये पैनल है, एंड क्रॉस रेल है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, डिज़ाइन या स्ट्रक्चर है तुम्हारा डोर का। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ डोर कितने होते हैं, तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डोर। तो पहला डोर है बेंटेड एंड लेजेंड लेड जेड डोर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वर्टिकल वुडन बेंटेंस प्लस हॉरिजॉन्टल लेडीज का यूज़ होता है, एंड ये सिंपल होता है और इकोनॉमिकल होता है, मतलब लकड़ी का होता है। ठीक है, सीधी सीधी ये टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके शेड्स होते हैं। ठीक है, फ्रेम्ड एंड पैनलेड डोर होते हैं, तो इसका होता है फ्रेम भी होता है और वुडन के पैनल्स भी होते हैं, तो इसको फ्रेम और वुड पैनल का डोर बोला जाता है, एंड इसमें ये स्ट्रांग होता है और अट्रैक्टिव भी होता है, तो ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है। अब आता है फ्लश डोर, तो इसमें क्या होता है कि ये स्मूथ सरफेस होता है, मतलब सॉलिड या सॉलिड कोर का होता है, यहाँ यूज़ किया जाता है, आपके घरों में यूज़ किया जाता है और ऑफिस में यूज़ किया जाता है। फिर आता है आपका स्लाइडिंग डोर, तो स्लाइडिंग डोर क्या होता है, साइडवेज स्लाइड होता है ये, और स्पेस मूविंग होता है, तो जैसे आपका होटल हो गया, बालकनी हो गई या शॉप्स हो गए। ठीक है, फिर आपका आता है फोल्डिंग डोर, तो फोल्ड शटर्स होते हैं जो कि फोल्ड हो जाते हैं, एंड वाइड ओपनिंग मिलता है, इसमें क्या मिलता है, वाइड ओपनिंग मिलता है, एंड इसके यूजेस कहाँ पे, हॉल्स पे है, पार्टीशंस पे है, ये इन सब जगह यूज़ होता है। फिर आता है रिवॉल्विंग डोर, तो ये सेंट्रल एक्सिस के लिए, ये सेंट्रल एक्सिस के अराउंड रोटेट होता है, और इसमें एयर लॉस कम होता है, जैसे मॉल हो गए, होटल हो गए, एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हो गए, ये यहाँ पे होता है। तो देखो ये 6 प्रकार के तुम्हारे डोर हैं, बेंटेड डोर और फ्रेम्ड एंड पैनल डोर एंड फ्लश डोर्स, स्लाइडिंग डोर्स और फोल्डिंग डोर्स एंड रिवॉल्विंग डोर। तो ये तुम्हारे डोर्स हैं, एंड डोर्स के एग्जांपल क्या है, ये तुमको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वेदर प्रोटेक्शन देते हैं, एंड एस्थेटिक लुक देते हैं, और एस्थेटिक लुक इम्प्रूव होता है। ठीक है, अब भाई कुछ डिसएडवांटेज है, देखो एडवांटेज होगा तो डिसएडवांटेज भी होगा। तो इसमें क्या होता है कि मॉडर्न डोर्स में क्या मिलता है, टर्मिनेट प्रॉब्लम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, और इम्प्रॉपर फिक्सिंग से क्या होता है, नॉइज़ होता है। अब आता है यूज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ डोर्स, तो देखो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज़ होता है भाई, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में यूज़ होता है, और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में भी यूज़ होता है। तो इन सब जगह हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। एंड मैं बता दूं आपको कि भाई डोर्स और ये इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ कोशिश कर रहे हैं कि तुम इसको अच्छे से कर लो। अब आता है टाइप ऑफ विंडो, ये इसका पार्ट 2 है कि विंडो बताओ क्या होती है। तो विंडो क्या होती है, ये एक ओपनिंग होती है जो वॉल्स में होती है, जो लाइट और वेंटिलेशन के लिए यूज़ होती है। तो भाई खिड़कियाँ तो सभी लोग जानते हो, खिड़कियाँ हम अपने घर में क्यों लगवाते हैं, लाइट और वेंटिलेशन के लिए ही लगवाते हैं। तो अब इसका तुम डायग्राम देख लो, ये पार्ट ऑफ अ स्लाइडिंग विंडो है। एंड तो ये एक तुम्हारा स्लाइडिंग विंडो है, यहाँ पे तुम्हारा हेड होता है, यहाँ पे फ्रेम होता है, और ये विंडो सैश होते हैं, और मल्टी पॉइंट्स लॉक होते हैं यहाँ पे, और द
केसिंग तुम्हारी यहाँ पे होती है और फ्रेम भी ये है तुम्हारा, और विंडो का फ्रेम ये सिल बोल सकते हो, और ये विंडो फ्रेम है, और रिट्रैक्टेबल इंसेक्ट्स स्क्रीन्स होती है यहाँ पे, और ये तुम्हारा ग्लास लगा होता है। तो ये तुम्हारा क्या डायग्राम है विंडो का। अब विंडो भाई कितने प्रकार के होते हैं, जब हमारे डोर 6 प्रकार के हैं तो हमारी विंडो भी होनी चाहिए ना। तो देखो सबसे पहले आती है विंडो फिक्स्ड विंडो। तो फिक्स्ड विंडो क्या होता है कि फिक्स्ड विंडो सबसे पहले आता है आपका, सबसे पहले आता है फिक्स्ड विंडो। तो फिक्स्ड विंडो में क्या है, ओपन नहीं होती है, ठीक है, ओपन नहीं होती है, ठीक है। जो फिक्स्ड विंडो होती है वो ओपन नहीं होती, सिर्फ लाइट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम क्या, ये शोरूम्स में होती है, हॉल्स में होती है, एंड इन सब जगह होती है, ठीक। तो अब आप सुन लो कि भाई शोरूम और हॉल्स में यूज़ होती है, ठीक है। केसमेंट विंडो क्या होती है, ये हिंजेस के साथ ओपन होती है, जो हिंजेस होते हैं उनके साथ होती है ओपन, एंड इसमें गुड वेंटिलेशन होता है, ये घर के काम में आती है। तो पहला पॉइंट, पहला टाइप क्या है, फिक्स्ड विंडो, दूसरा केसमेंट विंडो, एंड थर्ड इज स्लाइडिंग विंडो। ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वे पे स्लाइड करती है और स्पेस सेविंग होती है, और इसमें फ्लैट्स और ऑफिस में यूज़ होते हैं। तो लवर्ड्स विंडो, इसका मतलब क्या होता है, ये इंक्लाइंड होती है, और स्लैट्स होते हैं, इसमें प्राइवेसी और वेंटिलेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे आपके टॉयलेट्स हो गए या बाथरूम में यूज़ की जाती है। अब बे विंडो यूज़ की जाती है, तो ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, वॉल्स के बाहर प्रोजेक्ट करती है ये, और एक्स्ट्रा स्पेस प्लस लाइट देती है। एंड इसमें क्या होता है कि लिविंग्स रूम में यूज़ कर सकते हैं अपन, ठीक है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है देखो, एक्स्ट्रा स्पेस प्लस लाइट, ठीक है। तो अब आता है हमारा एडवांटेज क्या है विंडो के, तो देखो नेचुरल लाइट मिलती है, वेंटिलेशन हमारा इंप्रूव होता है, और बिल्डिंग का लुक थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो देखो हीट लॉस या गेन हो सकता है, ग्लास हमारे क्या हो सकता है, ब्रेकेज का रिस्क हो सकता है, मतलब टूटने का डर हो सकता है, क्लीनिंग और मेंटेनेंस भी चाहिए। अगर विंडो लगानी है तो हमें क्या चाहिए, क्लीनिंग भी चाहिए और मेंटेनेंस भी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूजेस क्या हैं एंड इसके एप्लीकेशन क्या है। तो देखो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, ऑफिसेज में यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में यूज़ कर सकते हैं, एंड हॉस्पिटल और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे एप्लीकेशन और यूजेस हैं। अब आता है तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन 6 पे है, सर्वेइंग। तो सर्वेइंग मतलब सर्वे से रिलेटेड है। तो मैं तुमको बता दूं कि सर्वेइंग क्या है। सर्वेइंग एक साइंस और आर्ट है जिसमें अर्थ सरफेस के पॉइंट्स के रिलेटिव पोजीशन, जैसे आपको डिस्टेंस, एंगल या हाइट डिटरमाइन की जाती है, और उन्हें क्या करता है, मैप या प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ठीक है, तो एक बात सुनो, जो तुम्हारी सर्वेइंग है, सर्वेइंग समझते हो, सर्वे करना है, ये क्या है, ये एक साइंस है और एक आर्ट है जिसमें हम अर्थ के सरफेस के पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन, मतलब लेंथ लेंथ हो गया, एंगल हो गया, हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिटरमाइन करते हैं, और उन्हें मैप पर या प्लेन पेपर पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जैसे भाई हमारा ये क्या है, ये एक डायग्राम बना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो ये सबसे पहले तुम्हारा इसको बोलते हैं ट्राइपॉड बॉब होता है, जो भाई जो कारीगर होता है, तो कारीगर मतलब घर बनाने वाला, तो उसको यूज़ होता है, ठीक है। तो कारीगर के पास ये होता है, ठीक है। तो तुम्हारा देखो ये क्या है कि ये तुम्हारा देखो, तुम यहाँ पे तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट सेट है, एंड ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइट है। यहाँ पे तुम्हारा थ्योडोलाइट होता है, और ये तुम्हारा नीचे की तरफ जो लटक रहा था वो प्लम बॉब होता है ओवर बीपी। ये एंगल ऑफ डिस्पर्सन होता है जो नेगेटिव पे होता है, और जो पॉजिटिव है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और ये तुम्हारा जेनिथ एंगल होता है, मतलब यहाँ से इतना एंड यहाँ से इतना, ये क्या है, जेनिथ एंगल होता है, एंड ऊपर अपवर्ड की तरफ कौन होता है, जेनिथ, ठीक है। तो डायग्राम में हमें ग्राउंड ABC दिखाया गया है, सर्वे इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं, डिस्टेंस और एंगल मेजरमेंट दिखाई गई है, प्लेन और मैप रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई। अब इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग क्या है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इट मीन्स तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है डिस्टेंस, एंगल और हाइट मेजर करना, ठीक है। मैप हो गया, मैप और प्लेन प्रिपेयर करना, ठीक है। एंड प्रॉपर्टीज़ बाउंड्रीज फिक्स करना, और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए डेटा देना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, सर्वेइंग का। अब देखो मेन कुछ प्रिंसिपल हैं जो सर्वेइंग के हैं। तो सबसे पहला सर्वेइंग क्या है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो सबसे पहले लार्ज एरिया का फ्रेमवर्क
फिर उसको छोटी-छोटी डिटेल्स में ऐड की जाती है, ठीक है? इससे क्या होता है कि एरर कम हो जाते हैं, ठीक है? अब आता है फिक्सिंग पॉइंट बाय एट लीस्ट 2 मेज़रमेंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हर पॉइंट को 2 रेफ़रेंस से फिक्स करते हैं, मतलब 2 रेफ़रेंस पॉइंट जो होते हैं उनसे फिक्स करते हैं एंड इससे क्या होता है कि एक्यूरेसी बढ़ती है। तो पहला क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड फिक्सिंग पॉइंट बाय एट लीस्ट 2 मेज़रमेंट, ठीक है? अब आता है बेसिक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमें देखो बेसिक सर्वेइंग मेज़रमेंट क्या है। सबसे पहले है लीनियर लीनियर मेज़रमेंट से हम क्या मेज़र कर सकते हैं, डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। एंगुलर मेज़रमेंट से हम एंगल को मेज़र करते हैं एंड वर्टिकल मेज़रमेंट से हम क्या करते हैं, हाइट या लेवल को मेज़र करते हैं, ठीक है? अब आता है कुछ कॉमन सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट है, जैसे तुम्हारा चेन हो गया, टेप हो गया या कंपास हो गया, लेवल हो गया, स्टाफ हो गया एंड थियोडोलाइट हो गया एंड टोटल स्टेशन हो गया, ठीक है? अगर तुमको ये पूरा डिटेल में पढ़ना है तो मैं बता दूँ कि तुम लोगों को जाके यूनिट नंबर 1 का प्रॉपर वीडियो देखना है। अगर तुमको प्रॉपर अच्छे से पढ़ना है कि भैया हमें ये अच्छे से पढ़ना है, तो मैं तुमको वीडियो दिखाता हूँ फिर। हाँ, तो ये रहा 2.3 के व्यूज़ हैं एंड 3 दिन पहले मैंने डाल दी थी। प्लीज़ जाके अगर देखना हो तो जाके देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, ठीक है? अब इसके एडवांटेज क्या हैं? एक्यूरेट प्लानिंग और डिज़ाइन पॉसिबल होती है, कंस्ट्रक्शन वर्क सिस्टमैटिक होता है, प्रॉपरली डिस्प्यूट्स कम होते हैं एंड नेचुरली रिसोर्स का प्रॉपर यूज़ होता है। फिर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में क्या होता है, एरर कम होता है, ठीक है? सो नाउ अब हम इसके डिसएडवांटेज देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेस टाइम थोड़ा सा कंज्यूमिंग हो सकता है, स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है और इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं और वेदर कंडीशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है इस पे। तो देखो एक बात सुन लो कि भाई जो हमारा वेदर कंडीशन है और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं और स्किल्ड मैन पावर चाहिए होता है और प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, ये सारे हमारे डिसएडवांटेज हैं, ठीक है? अब हमारा यूजेस क्या है, यूजेस हैं डिस्टेंस, एंगल और हाइट मेजरमेंट। फिर आता है लेआउट फिक्सिंग फॉर बिल्डिंग्स, रोड, रेलवे और कैनाल्स के अलाइनमेंट। फिर क्या आता है बाउंड्री का डिमेक्रेशंस, ठीक है? ये तुम्हारे यूजेस हैं। अब देखो यूजेस हैं तो एप्लीकेशन भी होंगे, तो देखो सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, टाउन प्लानिंग कर सकते हैं और इरिगेशन एंड ड्रेनेज में वर्क आ सकता है, माइनिंग और जियोलॉजिकल सर्वे में हो सकता है, डिफेंस और एनवायरमेंटल स्टडी। तो ये इसके एप्लीकेशन। तो देखो ब्रो, तुमको सर्वे स्टेशन जो जो चैन वाले चैन से रिलेटेड जो चैन या टेप के न्यूमेरिकल हैं, तो सर्वेइंग से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं प्लीज़ तुम लोग अच्छे से कर लेना। एंड बाकी एक वीडियो और डालूँगा मैं जिसमें तुमको न्यूमेरिकल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो टेंशन मत लेना, तुम अपना प्रैक्टिस करते रहो एंड बाकी अच्छे से पढ़ते रहो। एंड एक वीडियो और डालूँगा तो प्लीज़ उसको भी देख लेना, ठीक है? शैलो एंड डीप फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन क्या होता है एंड डीप फाउंडेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझेंगे फाउंडेशन क्या होता है। तो देखो फाउंडेशन तो सबको पता है कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि अगर घर का फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तो घर गिर जाता है या घर खराब बनता है, दीवारें ये होती है। तो देखो फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन एक लोवेस्ट पार्ट होता है जो स्ट्रक्चर का लोड सेफ्टी सॉइल तक ट्रांसफ़र करता है। देखो भाई, फाउंडेशन पता है हम क्यों बनाते हैं? फाउंडेशन हम इसलिए बनाते हैं कि जो हमारा घर का टोटल लोड है जो उस बीम या फाउंडेशन पे पड़ेगा, वो टोटल सेफली मतलब क्या कर सके, सॉइल तक जो नीचे ज़मीन ज़मीन है, मिट्टी है, उस तक क्या कर सके, ट्रांसफ़र कर सके। तो बिल्डिंग का वेट ज़मीन को देने वाला हिस्सा क्या होता है, फाउंडेशन होता है। इतना ध्यान रख लो एंड इसी के बेसिस पे तुम पूरा थ्योरी लिख देना, ठीक है? अब देखो ये है तुम्हारा टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन। तो इसमें मैट फाउंडेशन आता है, स्प्रेड फुटिंग आता है, बेसमेंट फाउंडेशन आता है और ग्रेवल स्पेस फाउंडेशन आता है एंड तुम्हारा कंक्रीट स्लैब फाउंडेशन आता है। तो देयर आर वेरियस टाइप। तो देखो मैं तुमको बता दूं, जो तुम्हारा मैट फाउंडेशन है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, बेसमेंट और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में यूज़ किया जाता है। दीज लार्ज कंटिन्यूस रेक्टेंगल्स और सर्कुलर स्लैब्स। देखो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ एंड तुमको ये टाइप ऑफ सेलो फाउंडेशन बताता हूँ, फिर इसके अरे बट लेकिन यार तुमको शैलो फाउंडेशन तो पता नहीं, तुमको फिर ये कैसे बता दूँगा? हाँ, तो पहले तुमको टाइप ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, हाँ, तो देखो तुमको पहले शैलो फाउंडेशन बताता हूँ देन टाइप बताता हूँ। थोड़ा-सा डायग्राम ऊपर हो गया तो मेरे को लगा। तो जो शैलो फाउंडेशन होता है वो फाउंडेशन क्या होता है, डेप्थ, वाइड डेप्थ और विड्थ के कंपैरिज़न में कम होती है और लोड नियर सरफेस सॉइल तक ट्रांसफ़र करता है। देखो जो शैलो फाउंडेशन होती है, ये एक ऐसी फाउंडेशन होती है जिसमें डेप्थ मतलब गहराई, विड्थ मतलब चौड़ाई के कंपैरिज़न में कम होती है। देखो गहराई और चौड़ाई के कंपैरिजन में कम होती है और लोड जो होता है वो नियर सरफेस सॉइल को ज़्यादा ट्रांसफ़र करता है, ठीक है? एंड ये तुम देख सकते हो, ये एक इसका बेसिक सा डायग्राम है कि यहाँ पे तुम्हारा जो सॉइल है,
ठीक है? ये फुटिंग बेस पे आ गया है, तो ये तुम्हारा पिलर खड़ा हुआ है, ये फुटिंग नेक और कॉलम है, ये तुम्हारे टाइज़ हैं और डॉवेल्स ये हैं और मेन बार और बोथ डायरेक्शन है, ये तुम्हारा नीचे तक क्या कर रहा है, तुम्हारा लोड पहुँचा रहा। अब इसके हम टाइप देखेंगे तो टाइप स्ट्रिप फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, राफ्ट या मैट फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग। तो 4 टाइप की फुटिंग है एंड इस 4 टाइप की फुटिंग को ऊपर 5 टाइप की है, क्योंकि तुम 5 टाइप की ही देखो, बाकी मैं तुमको समझाता हूँ। तो देखो, जो तुम्हारा मैट या राफ्ट फाउंडेशन होता है, ये क्या कहता है, दीज लार्ज कंटिन्यूस रेक्टेंगुलर। तो ये तुम्हारे जो बड़े बड़े कंटिन्यू रेक्टेंगुलर है और सर्कुलर, ये स्लैब्स बोल सकते हो तुम इनको, ये यूज़ किए जाते हैं, यूज फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंशियल सेटलमेंट। एंड इनका यूज़ कहाँ हम करते हैं, बेसमेंट एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर आता है स्प्रेड फाउंडेशन। तो द बेस इज़ मेड वाइडर देन द टॉप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर इज थ्रू आउट द एरिया। तो ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और वॉल्स हो गई या मेसनरी कॉलम में यूज़ किया जाता है। और जो बेसमेंट फाउंडेशन होता है, तो बेसमेंट फाउंडेशन भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यूज किया जाता है। ये स्ट्रक्चर फाउंडेशनल का वॉल होता है और फुटिंग को क्या करता है, फुल्ली सबमर्ज करता है, ठीक है। और जो क्रेवल स्पेस फाउंडेशन है, ये कहाँ भी, ये भी हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यूज होता है। इसका जो दीज फुटिंग्स एंड वॉल्स आर यूज फॉर एवेल्यूएट द बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड, क्रिएटिंग द क्रेवल स्पेस अंडर अंडर मैथ, ठीक है। एंड जो हमारा कंक्रीट स्लैब फाउंडेशन है, ये रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ पॉइंट्स है एंड इनके एडवांटेज देखते हैं हम। एडवांटेज क्या है भाई, एडवांटेज है कि कंस्ट्रक्शन और सिंपल होता है और इकोनॉमिकल होता है, एग्जीबिशंस कम होते हैं और स्किल्ड लेबर कम चाहिए होता है और कंस्ट्रक्शन टाइम कम होता है। देखो, कंस्ट्रक्शन टाइम इसमें बहुत कम लगता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज का, डिसएडवांटेज ऑफ सेलो फाउंडेशन, तो देखो वीक सॉइल में सूटेबल नहीं होता और हैवी लोड के लिए अनसेफ होता है और सेटलमेंट का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है और वाटर लॉक्ड सॉइल में प्रॉब्लम, अगर देखो गीली मिट्टी होगी उसमें प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है। अब आता है वाटर लॉक्ड, देखो लिखा ना, वाटर लॉक्ड सॉइल में प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। सेलो फाउंडेशन की यूज़ रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, लो राइज स्ट्रक्चर में और लाइट लोड स्ट्रक्चर में यूज़ होता है, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या है, ये हाउसेज, स्कूल एंड स्मॉल कॉमर्शियल बिल्डिंग में यूज़ होता है, ठीक है। अब आता है पार्ट बी क्या, डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन वो फाउंडेशन होती है जिसमें डेप्थ ज़्यादा होती है और डीप स्ट्रॉन्ग सॉयल लेयर तक ट्रांसफ़र होता है। देखो जो हमारा डीप फाउंडेशन है, उसमें क्या होता है कि डीप फाउंडेशन में गहराई थोड़ा सा ज़्यादा होती है, बिकॉज जो हमारा लोड होता है वो डीप स्ट्रॉन्ग सॉइल तक ज़्यादा ट्रांसफ़र हो, ठीक है। अब इसका तुमको डायग्राम दिखाता हूँ एंड एक्सप्लेनेशन। तो देखो, ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये जो नीचे पाइल्स निकले होते हैं, पिल्स, ठीक है। एंड ये पाइल के कैप होते हैं एंड पियर होता है एंड पियर कैप होता है। तो भाई ये तुम्हारा कुछ कंस्ट्रक्शन इस टाइप से होता है डीप फाउंडेशन का एंड डीप फाउंडेशन का। तो देखो, एंड अब देखो भाई, जो हमारा क्या बोलते हैं, इसके टाइप हैं। तो पियर फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन एंड पीले फाउंडेशन इसको ठीक है। एंड तो इसका मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, ठीक है। तो बाकी ये तुम्हारे थोड़ा सा क्या होते हैं, ये फाउंडेशंस होते हैं, ठीक है। अब देखो, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ डीप फाउंडेशन। तो ये हैवी लोड और सेफली, ये जो हैवी लोड होता है इसको क्या करता है, सेफली कैरी करता है। वीक सरफेस सॉइल में भी यूज़ हो जाता है, जो वीक सरफेस की सॉइल होती है ये इसमें भी यूज़ हो जाता है। एंड सेटलमेंट थोड़ा सा कम होता है एंड वाटर बॉडीज़ के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, इसमें कॉस्ट तुमको बहुत ज़्यादा लगेगी, कंस्ट्रक्शन जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एंड इसमें तुमको बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए और मशीनरीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, ये हाई राइज़ बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, ब्रिजेज़ में यूज़ होता है और फ्लाईओवर्स में यूज़ होता है और डैम्स में और मरीन स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। तो ये कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, हाई राइज़ बिल्डिंग्स में और ब्रिजेज़ हो गए और फ्लाईओवर्स हो गए और डैम और मरीन स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। अब आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या है, ब्रिज पियर्स एंड स्काई स्क्रैपर्स और रिवर बेड्स और ऑफशोर स्ट्रक्चर, तो ये यहाँ पे यूज़ होता है। अब आता भाई इसका क्या है, डिफरेंस है। तो देखो, यहाँ पे डेप्थ हो गया, लोड हो गया, सॉइल हो गया और कॉस्ट, इनके बेसिस पे हमें क्या बताना है,
डिफरेंस बताना। तो ये सैलो है और ये डीप फाउंडेशन। तो डेप्थ सैलो फाउंडेशन में कम होती है और डीप में थोड़ा-सा ज़्यादा होती है। लोड सैलो में लाइट होता है, इसमें हैवी होता है, ठीक है? और सॉइल स्ट्रॉन्ग सॉइल सरफेस होता है, इसमें वीक सरफेस सॉइल को सपोर्ट करता है। कॉस्ट इसकी लो होती है, इसकी हाई होती है। तो ये तुम्हारा डीप एंड शैलो फाउंडेशन का पूरा टॉपिक कवर होता है। एंड अब आता है तुम्हारा फूटिंग एंड टाइप ऑफ ब्रिक्स। तो देखो फूटिंग क्या है, टाइप ऑफ ब्रिक्स क्या है, ये सब भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखो फूटिंग क्या है, फूटिंग फाउंडेशन का वो लोवेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है जिसमें हम जो कॉलम्स या वॉल की लोड को सॉइल पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो सीधा सीधा है कि लोड को फैलाकर ज़मीन को देने वाला पार्ट क्या कहलाता है, फुटिंग कहलाता है, ठीक है। फुटिंग फाउंडेशन का वो लोवेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है जो कॉलम या वॉल के लोड को सॉइल पर इवनली क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो जैसे ये है, तो देखो भाई जैसे हमने ये हमारा सेक्शन है, ठीक है। हम यहाँ से ऊपर से दो हमने कॉलम खड़े कर दिए, तो भाई ये जो इसका जो मतलब क्या होगा, जो लोड होगा वो इवन मतलब बराबर होगा ना, सॉइल पे बराबर जाएगा। ऐसा तो नहीं जाएगा कि यहाँ से कम जाए यहाँ से ज़्यादा जाए, तो ये बराबर जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन सेक्शन हो गया, ये प्लेन हो गया, ये रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग है एंड ये प्लेन, ये ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग है, ठीक है। तो ये तुमको डायग्राम दिखा दिए मैंने, ये डायग्राम यूज़ कर सकते हो। फिर आता है तुम्हारा टाइप ऑफ फुटिंग। सो टाइप ऑफ फुटिंग में सबसे पहले आता है आइसोलेटेड फुटिंग। तो आइसोलेटेड फुटिंग जो होती है ये सिंगल कॉलम के लिए होती है एंड ये इसका जो शेप होता है ये कैसा होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल होती है और ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में यूज़ की जाती है। अब आता है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में दो कॉलम के लिए कॉमन फुटिंग होती है जब कॉलम क्या होते हैं, आसपास या क्लोज होते हैं, ठीक है। ये भी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में यूज़ होती है और ऊपर वाली रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में यूज़ होती है। अब आता है स्ट्रिप फुटिंग। तो स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है, ये कंटिन्यूअस वॉल के नीचे होती है एंड लोड को यूनिफॉर्मली क्या करती है, ट्रांसफ़र करता है एंड ये लोड वियरिंग वॉल्स होती हैं, ठीक है। तो देखो पहला हो गया हमारा आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग एंड थर्ड इज स्ट्रिप फुटिंग एंड नाउ फोर्थ इज रैफ्ट या मैट फुटिंग। ये मतलब ये पूरे एरिया में एक स्लैब होता है एंड वीक सॉइल के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। अरे ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, ठीक है। एंड नाउ अब आगे पढ़ते हैं इसके एडवांटेज। तो इसमें क्या है कि देखो लोड क्या होता है, जो लोड है, लोड क्या है, लोड क्या है, लोड समझ लो कि जो लोड है सॉइल पर क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेटलमेंट कम होता है, कम होती है और स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टेबल रहता है और कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा क्या होता है, सिंपल होना चाहिए, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है फुटिंग्स के, देखो वीक सॉइल में आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है, सुटेबल नहीं होती है और इम्प्रॉपर डिज़ाइन से क्या होता है, क्रैकिंग आ सकती है, ठीक है। और वाटर लॉक्ड एरिया में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एंड अब यूज़ एंड एप्लीकेशन क्या है फुटिंग्स की, तो कॉलम और वॉल्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में यूज़ होता है और लोड ट्रांसफ़र करता है किसको, सॉइल को। अब आता है सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, टाइप ऑफ ब्रिक्स। मतलब ब्रिक्स बताओ, टाइप बताओ। तो सबसे पहले ब्रिक बॉन्ड क्या होता है, ब्रिक्स की बॉन्ड बताओ, टाइप ऑफ ब्रिक बॉन्ड, ठीक है। तो ब्रिक सबसे पहले ब्रिक्स देखो, तो ब्रिक्स बॉन्ड ब्रिक्स को अरेंज करने के पैटर्न होते हैं जिसमें स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और अपीयरेंस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो देखो ब्रिक्स लगाने का तरीका क्या होता है, जैसे हम ईंटा लगाने का तरीका, ईंटा बोलूँ तो ईंटा लगाने के तरीकों का हम क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बॉन्ड बोलते हैं। तो डिफरेंट डायग्राम दिखाऊंगा। तो तुम सबसे पहला जो इस टाइप का जो मेथड होता है या टाइप होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर्स बॉन्ड बोलते हैं। एंड इस टाइप के मतलब देखो पहला जो होता है स्ट्रेचर बॉन्ड होता है एंड सेकंड इज़ हेडर बॉन्ड एंड थर्ड इज़ फ्लेमिश बॉन्ड एंड फोर्थ इज़ इंग्लिश बॉन्ड। तो अब इनको एक एक करके समझेंगे कि क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले जो इंग्लिश बॉन्ड होता है, इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, ये अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर्स होता है। ये क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है और ये क्या करता है, लोड वियरिंग वॉल होती है, क्या होती है, लोड को वियर कर, लोड वियरिंग वॉल होती है, ठीक है। अब आता है फ्लेमिश बॉन्ड, इट मीन्स ये हेडर प्लस स्ट्रेचर इन सेम कोर्स। और ये हेडर प्लस स्ट्रेचर क्या होते हैं, सेम कोर्स में होते हैं एंड इसमें बेस्ट अपीयरेंस मिलता है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ा सा कम होती है। ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में यूज़ किया जाता है। फिर आता है स्ट्रेचर बॉन्ड, इट मीन्स ये सिर्फ स्ट्रेचर का यूज़ करता है एंड मॉडर्न होता है, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में कॉमन होता है, ठीक है। जैसे पार्टीशन वॉल हो गए और आरसीसी स्ट्रक्चर हो गए, इनमें यूज़ होता है। हेडर बॉन्ड क्या होता है, ये सिर्फ हेडर के लिए होता है, ये थिक वॉल्स के लिए यूज़ किया जाता है एंड इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसका यूज़ कर सकते हैं कर्व वॉल बनाने के लिए, ठीक है। अब आता है स्टैक बॉन्ड, इट मीन्स ये ब्रिक्स डायरेक्टली वन अबव अनदर होता है।
ये वीक बॉन्ड होता है, डेकोरेटिव होता है, ये आर्किटेक्चरल अपीयरेंस में यूज़ होता है, ठीक है? मतलब आपको डेकोरेटिव चीज़ में यूज़ होता है। एंड अब देखो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज है इसके भाई, वॉल की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, जो ब्रिक्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो वॉल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। लोड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होता है और क्रैक्स थोड़ा सा कम आते हैं, और अपीयरेंस क्या होता है, अपीयरेंस जो होती है वो इम्प्रूव होती है। डिसएडवांटेज क्या है भाई, डिसएडवांटेज होते हैं, देखो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज, तो गलत गलत बॉन्ड से क्या होगा, गलत बॉन्ड से वॉल क्या हो सकती है, वीक हो सकती है, मतलब कमज़ोर हो सकती है, और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है भाई। कुछ बॉन्ड में ज़्यादा ब्रिक्स लगी जाती हैं, तो कुछ में कुछ ब्रिक्स, जो कुछ बॉन्ड होते हैं, कुछ बॉन्ड में क्या होता है कि ज़्यादा ब्रिक्स लगती हैं, ठीक है। अब आता है मतलब यूज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ ब्रिक्स बॉन्ड। तो देखो जो यूज़ एंड ब्रिक्स बॉन्ड है वो क्या है कि लोड बियरिंग वॉल्स होती हैं, और पार्टीशन वॉल्स में यूज़ होता है, एंड बाउंड्री वॉल्स में यूज़ होता है, और आर्किटेक्चरल वर्क में यूज़ होता है। तो देखो ये तुम्हारा क्या था, मैंने तुमको फूटिंग एंड तुम्हारा जो वर्क ब्रिक्स बॉन्ड है उसके बारे में तुमको डिटेल में समझा दिया। एंड नाउ अब सेकंड 9 नंबर पे जो आता है वो क्या है, डंपी लेवल। तो डंपी लेवल क्या होता है, ये ऑप्टिकल सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो पॉइंट्स के दो मतलब जो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंट हाइट, मतलब हाइट डिफरेंस निकालने के लिए यूज़ होता है। हाइट डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, आरएल बोलते हैं। इसमें टेलीस्कोप परमानेंटली हॉरिजॉन्टली फिक्स टेलीस्कोप परमानेंटली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या होता है, फिक्स होता है। तो देखो एक बात समझो कि जो हमारा डंपी लेवल होता है ये एक ऑप्टिकल सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि पॉइंट, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में हम क्या निकालते हैं, हाइट का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इसमें हम टेलीस्कोप को परमानेंटली किस पोजीशन फिक्स करते हैं, हॉरिजॉन्टल में। अगर मैं तुमको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ज़मीन के ऊपर नीचे का डिफरेंस निकालने का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसको हम डंपी लेवल बोलते हैं। तो डायग्राम दिखाता हूँ तुमको डंपी लेवल का। तो ये तुम्हारा डायग्राम है डंपी लेवल का। तो सबसे नीचे जो होता है तुम्हारा क्या होता है, ट्राइपॉड स्टैंड होता है। ट्राइपॉड स्टैंड के जस्ट ऊपर तुम्हारा लेवलिंग हेड होता है, और लेवलिंग हेड तुम्हारा यहाँ पे होता है। लेवलिंग हेड के बाद ये जो तुम्हारा ये एरिया है ये तुम्हारा फुट का स्क्रू होता है, और ट्राइब बार्च यहाँ पे होता है, एंड सर्कुलर कंपास तुम्हारे यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। एंड ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट का ग्लास होता है, ये तुम्हारे शेड्स होते हैं, क्रॉस क्रॉस बबल तुम्हारा यहाँ पे होता है, और लॉन्गिट्यूडनल बबल तुम्हारा यहाँ पे होता है, कि भाई तुम्हारा जो मतलब नीचे का जो सरफेस है वो मतलब लेवल तुम्हारा मैच कर रहा है, मतलब जब तुम, अरे यहाँ पे पानी भरा रहता है एंड वो एक पॉइंट आगे पीछे जाता रहता है, मेरे को ये मतलब लेवल मैच करने के लिए। तो अगर बीच पॉइंट में आ गया तो वो तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल बबल जो है वो बीच पे आ गया, अगर तो समझ जाओ कि तुम्हारा जो ट्राइपॉड है वो एक्यूरेटली। और आई पीस होता है, यहाँ पे तुम आई पीस रखते हो, एंड ये फोकसिंग स्क्रू होता है, यहाँ से तुम फोकस कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या है, डंपी लेवल का इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम है, ठीक है। तो ये टेलीस्कोप होता है, आई पीस होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेंस और बबल ट्यूब, लेवलिंग हेड और ट्राइपॉड। तो देखो तुम अगर एग्जाम में डायग्राम बनाते हो तो तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ध्यान रखना। मेन पार्ट क्या होता है डंपी लेवल के, तो देखो टेलीस्कोप मतलब साफ्ट रीडिंग के साफ्ट की जो रीडिंग होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। आई पीस का यूज़ क्यों करते हैं, इमेज क्लियर देखने के लिए। और ऑब्जेक्ट लेंस का यूज़ क्यों करते हैं, साफ्ट इमेज क्या करता है, फॉर्म करता है। और बबल ट्यूब इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजेंटली सेट करने के लिए। एंड बबल लेवलिंग स्क्रू मतलब फाइंड एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ट्राइपॉड इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट देने के लिए। तो मेन पार्ट क्या है डंपी लेवल के, टेलीस्कोप हो गया, आईपीस हो गया, ऑब्जेक्ट लेंस हो गया, बबल ट्यूब हो गया, और लेवलिंग स्क्रू हो गया, एंड ट्राइपॉड हो गया। तो ये तुम्हारे मेन पार्ट्स हैं, एंड इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो वर्किंग क्या है, तो शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि डंपी लेवल को क्या करते हैं, ट्राइपॉड पर माउंट किया जाता है, माउंट मतलब लगाया जाता है। एंड बबल को सेंटर में लाके हॉरिजॉन्टली मतलब इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टल किया जाता है। तो देखो बबल बीच में आ गया, देन हम क्या कर सकते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टली ला सकते हैं। स्टाफ्स पर क्या ली जाती है, रीडिंग ली जाती है। एंड BS IS और FS क्या लेता है, रीडिंग। BS IS और FS से रीडिंग क्या करते हैं, RL कैलकुलेट करते हैं। एंड इसके कुछ एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इट मीन्स HI
इज इक्वल टू आर एल प्लस बी एस, और आर एल फाइंड करने के लिए एच आई माइनस एफ एस। ठीक है, राइज एंड फॉल मेथड ऊपर भी बात की थी कि राइज इज इक्वल टू प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, एंड फॉल इज इक्वल टू नेक्स्ट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग। ठीक है, नाउ एडवांटेज देखते हैं कि ये सिंपल और इजी टू यूज़ होता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, और लो मेंटेनेंस होता है, और बिगनर्स के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है। ठीक है, एंड इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज ये है कि भाई ये हैवी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए स्लो प्रोसेस होती है, और मैनुअली रीडिंग एरर आ सकती है, और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से कम फास्ट होता है। तो डंपी लेवल के डिसएडवांटेज, हैवी लोड होता है, हैवी होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या होता है, स्लो प्रोसेस होती है, और मैनुअली रीडिंग आ सकती है, मैनुअली रीडिंग में क्या हो सकता है, एरर आ सकती है, और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से कम फास्ट होता है। अब देखो, अब डिसएडवांटेज हो गए। अब यूज़ क्या है, हाई डिफरेंस फाइंड करना होता है, इसमें यूज़ होता है, बिल्डिंग फाउंडेशन लेवल सेट करना होता है, रोड कैनाल रेलवे में वर्क होता है, और कंटूर सर्वेइंग में यूज़ होता है, और प्रोफाइल के लेवलिंग में यूज़ होता है। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ डंपी लेवल। तो एप्लीकेशन क्या है, देखो, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन साइट, हाईवे एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट, एंड टाउन प्लानिंग और सर्वेइंग कैंप्स एंड ट्रेनिंग्स में यूज़ होता है। तो ये 9 टॉपिक तुम्हारे कंप्लीट हो गए। एंड जो 10th टॉपिक है वो क्या है, कॉन्क्रीट विथ टेस्टिंग। तो कंक्रीट क्या है, कॉन्क्रीट एक कंपोजिट मटेरियल है जो सीमेंट प्लस फाइनाइट एग्रीगेट, मतलब सैंड और कोरस एग्रीगेट प्लस वाटर को प्रॉपर पोर्शन में मिक्स करके बनाया जाता है। तो देखो, तुम्हारा ये कॉन्क्रीट क्या है, एक कंपोजिट मटेरियल होता है जो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोरस एग्रीगेट प्लस वाटर का यूज़ करके एक प्रॉपर पोर्शन में इनको मिक्स किया जाता है, एंड क्या बनाया जाता है, कंक्रीट बनाया जाता है। हार्डन होने के बाद ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल बन जाता है। तो देखो, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और पानी का मिक्सचर, मतलब देखो, सैंड हो गया आपका, सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, और पानी हो गया, इसको मिक्स कर दोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, कंक्रीट बन जाएगा। अब डायग्राम ऑफ कंक्रीट एंड टेस्टिंग। तो देखो, ये तुम्हारा डायग्राम है कि जो तुम्हारा कोर है। सबसे पहले मैं तुमको कहाँ से दिखाऊँ, सीमेंट। तो सीमेंट तुम्हारा 22% होता है, और सीमेंट तुम्हारा कितना होता है, 22% मिक्सचर होता है। ठीक है, और जो एड मिक्सचर्स होता है वो 1% होता है, एंड कोरस एग्रीगेट 10 mm ये 21% होता है, एंड कोर्स एग्रीगेट 5 mm ये 9% होता है, और ये क्वार्ट्ज पाउडर तुम्हारा 8% होता है, और सैंड तुम्हारा 31% होता है, और नैनो सिलिका 3%, वाटर तुम्हारा 5%। तो ये तुम्हारा क्या है, डायग्राम है। और इंग्रेडिएंट क्या होते हैं कंक्रीट में, तो देखो, सबसे पहले हम सीमेंट डालते हैं जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, फाइन एग्रीगेट इट मीन सैंड डालते हैं, वॉइड्स फिल करता है, ये क्या करता है, वॉइड्स को फिल करता है, एंड कोरस एग्रीगेट ये स्ट्रेंथ देता है हमको, एंड वाटर क्या देता है, हाइड्रेशन के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। अब देखो, इंपॉर्टेंट रेशियो है, तो M10 मतलब रेशियो 9 तुम्हारा 10, मतलब 1 3 6। ठीक है, तो ये सीमेंट है, ये तुम्हारा सैंड है, ये तुम्हारा एग्रीगेट है। ठीक है, तो M15 में 1 2 4, तो मतलब 1:2:4 होना चाहिए, और जो तुम्हारा M20 है उसमें क्या होना चाहिए, 1:1.5:3। तो सैंड 1 रेशियो होना चाहिए, मतलब 1 सीमेंट होना चाहिए, 1.5 सैंड होने चाहिए, और 3 एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, तुम्हारा रेशियो, इंपॉर्टेंट रेशियो है। एंड अब तुम समझ लो प्रॉपर्टी क्या होती है गुड कंक्रीट की। तो देखो, प्रॉपर्टी क्या होती है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, और ड्यूरेबल होता है, और वर्केबल होता है, एंड लेस परमेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, गुड प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, एडवांटेज देख लो, तो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, इजीली मोल्ड हो जाता है किसी भी शेप में, और ड्यूरेबल और लॉन्ग लाइफ होती है, और फायर रेजिस्टेंस होता है, और रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया डिसएडवांटेज क्या है। तो देखो, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ा सा नहीं, मतलब लो होती है, क्रैक्स आ सकते हैं, और हैवी वेट हो सकता है, और कर्निंग ज़रूरी होती है। क्या होती है, कर्निंग थोड़ा सा ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं हम यूज़ क्या पे होता है इसका, बिल्डिंग में यूज़ होता है, ब्रिजेज़ में यूज़ होता है, रोड एंड पेवमेंट्स में यूज़ होता है, डैम्स में यूज़ होता है, एंड फाउंडेशन में होता है। तो मतलब ऑलमोस्ट सब जगह में इसका उपयोग होता है। अब देखो, एप्लीकेशन क्या है कंक्रीट की, तो रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग में यूज़ होता है, और हाईवे एंड फ्लाईओवर्स में यूज़ होता है, और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में होता है, एंड इंडस्ट्रियल फ्लोर में होता है। ठीक है,
तो आई होप तुमको एप्लीकेशन याद हो गए होंगे कि एप्लीकेशन ऑफ कंक्रीट क्या है। रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, हाईवे एंड फ्लाईओवर्स, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल फ्लोर। अब देखो टेस्टिंग समझनी है हमको, तो टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, तो देखो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि टेस्टिंग क्या है। कंक्रीट टेस्टिंग 2 स्टेज में होती है, पहला फ्रेश कंक्रीट टेस्ट एंड सेकंड हार्डेंड कंक्रीट टेस्ट। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ टेस्टिंग स्टेज। फर्स्ट इज फ्रेश कंक्रीट स्टेज टेस्ट एंड हार्डेंड कंक्रीट टेस्ट। देखो टेस्ट ऑन फ्रेश कंक्रीट, तो देखो स्लम्प टेस्ट क्या होता है, ये वर्क करता है, वर्क एबिलिटी चेक करता है। क्या चेक करता है? तुम्हारी वर्क एबिलिटी चेक करता है। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा डायग्राम है। इसमें क्या होता है, स्लम्प कोन को देखो, जो स्लम्प होता है, स्लम्प को हम क्या करते हैं, कोन कोन में फिल करके क्या करते हैं, लिफ्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? लिफ्ट किया जाता है। और हाइट डिफरेंस क्या किया जाता है, इसमें मेजर किया जाता है। तुम ये डायग्राम, इसका पर्पस क्या होता है कि वर्क एबिलिटी चेक करता है। जो स्लम्प टेस्ट होता है वो वर्क एबिलिटी को चेक करता है। इसमें क्या करते हैं, हम स्लम्प कोन फिल करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, स्लम्प कोन जो है, ये जो हमारी स्लम्प कोन दिख रही है ना तुमको, ए और बी में, ये ए और बी में, तो जो हमारी स्लम्प कोन होती है हम उसको क्या करते हैं, फिल करते हैं एंड लिफ्ट किया जाता है। लिफ्ट मतलब तो समझते होगे। और हाइट डिफरेंस क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। इस यूज़ क्या होता है, ये साइड पर क्विक चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अब आता है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट कैसे होता है, ये लो वर्क एबिलिटी कंक्रीट के लिए होता है। इसका जो डिग्री ऑफ कंपोजिशन मेजर करता है, इसमें क्या करते हैं हम, डिग्री ऑफ कंपोजिशन मेजर कर कंपैक्शन मेजर करते हैं, सॉरी। ठीक है, अब आता है टेस्ट ऑन हार्डेंड कंक्रीट। तो इसमें क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक की जाती है। ये तुम्हारे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, इसमें क्या किया जाता है, पसरा चेक किया जाता है। ठीक है, पर्पस क्या है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करना। जैसे 150 mm क्यूब होता है, तो 150 mm क्यूब टेस्ट किया जाता है। एंड इसमें क्या होता है कि भैया 150 mm, तो मतलब 7 दिन, 14 दिन या 28 दिन तक इसका टेस्ट होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एरिया। तो इसका कितना लोड है एंड कितना एरिया है। अब आता है टेंसाइल टेस्ट स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है कि जो हमारा टेंसाइल कैपेसिटी होता है चेक करना, मतलब इसका टेंसाइल स्ट्रेस टेस्ट का क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि टेंसाइल कैपेसिटी क्या करते हैं, चेक करते हैं। एंड कंक्रीट सिलेंडर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कंक्रीट सिलेंडर्स यूज़ होता है। फिर आता है फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। एंड बीम्स और पेवमेंट्स के लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। एंड अब देखो, अब तुम्हारा ईएम्स का जो टॉपिक है कोप्लेनर, तो ईएम का कोप्लेनर टॉपिक स्टार्ट होता है। एंड इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा एंड थ्योरी समझाऊंगा एंड कुछ न्यूमेरिकल्स के बेसिक समझाऊंगा। तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, बिकॉज ये पूछे जाते हैं फिर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हमारा आता है, तो सबसे पहले जो है हमारा को प्लानर का मतलब क्या होता है। तो देखो थ्योरी भी पढ़ाना ज़रूरी है, क्या पता थ्योरी लिखने को आ जाए, जैसे आज पेपर में आ गई बी ट्रिपल ई के। तो देखो समझो, कोप्लेनर क्या था, कोप्लेनर का मतलब होता है कि एक ही प्लेन पर लाई करना। तो देखो ये कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है कि ये दोनों जो F1 है, देखो F1 और F3 F2 ये क्या है, कोप्लेनर फोर्स हैं। ठीक है, जो चीज़ें एक ही सरफेस या प्लेन पर होती हैं उसे हम कोप्लेनर, तो देखो एक ही सरफेस पे हमारा F2 F3 है, तो ये क्या है, एक ही सरफेस पे है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर क्या होता है, कोप्लेनर का मतलब होता है कि एक ही प्लेन में लाई करना। जब दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स लाइन फोर्स एक ही प्लेन पर क्या होते हैं, मिलते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, कोप्लेनर बोलते हैं। तो ये कोप्लेनर का डायग्राम है। डायग्राम में क्या दिख रहा है कि एक फ्लैट लाइन है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, पॉइंट या फोर्स लगा रहे हैं, और ऑल फोर्स सेम सरफेस पे एक्ट कर रहे हैं। देखो कोप्लेनर का टाइप समझो और सिस्टम समझो। कोप्लेनर सिस्टम के टाइप्स क्या हैं कि कोप्लेनर को कॉलिनियर फोर्स होता है। मतलब इसमें क्या होता है, सब सेम, जितने भी सब फोर्सेस होंगे सेम प्लेन में होंगे और सेम स्ट्रेंथ लाइन में एक्ट करती है। देखो, और सेम जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। रोप पर लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर कॉलिनियर फोर्स। ठीक है, फिर आता है कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। तो मतलब इसमें क्या होता है कि सब फोर्स सेम प्लेन पे होते हैं, एक ही कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं, और इसको
स्पिन जॉइंट सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल अब आता है कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो सब सब फोर्सेस होते हैं सेम प्लेन में होते हैं और इन्हें पैरेलल और ये पैरेलल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोड और बीम में यूज़ किया जाता है। लोड बीम तो समझते हो कि घर की बीम तो देखो नॉन कॉनकरेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं, ये सेम प्लेन में होते हैं और ना पैरेलल होते हैं ना एक पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सेम प्लेन में होती हैं लेकिन ना तो पैरेलल होते हैं ना तो एक पॉइंट पर मिलते हैं, मतलब ये जनरल फोर्स सिस्टम और रिजिड बॉडी में यूज़ होता है। अब देखो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है फॉर कोप्लेनर फोर्स इन इक्विलिब्रियम। अगर तुम्हारा फोर्स क्या कोप्लेनर फोर्स इन इक्विलिब्रियम है तो तुम समझ लो कि भैया तुम्हारा सबमिशन सबमिशन एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। सबमिशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो होगा। सबमिशन एम इज इक्वल टू जीरो होगा। ये तीन इक्वेशन एग्जाम में मस्ट लिखनी होती हैं एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, फोर्स एनालिसिस सिंपल हो जाता है, ग्राफिकल और एनालिटिकल सॉल्यूशन इजी होता है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाता है और स्ट्रक्चर डिज़ाइन में हेल्प मिलती है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, रियल लाइफ में हर सिस्टम कोप्लेनर नहीं होता, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में लेमिनेशन होती है और 3D प्रॉब्लम्स में अप्लाई होता है, ठीक है। एंड यूजेस क्या है, ट्रसेस और बीम के लिए एनालिसिस करने में यूज़ होता है, मशीन का पार्ट डिज़ाइन करने में यूज़ होता है और स्ट्रक्चरल मशीन प्रॉब्लम में होता है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में चेक करना होता है। अब देखो बात करते हैं हमारा एप्लीकेशन बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ब्रिजेस, मैकेनिकल सिस्टम और सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एनालिसिस में यूज़ होता है। तो भैया आप इसके न्यूमेरिकल क्यों नहीं करा रहे हो, तो देखो मैं एक बात बता दूं भाई, आज मतलब मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ एंड मैं बता दूं आपको कि मैं तुमको एक वीडियो दूंगा जो कि तुम्हारा 22 तारीख मतलब तुमको 24 तारीख को तुमको एक वीडियो मिल जाएगी सुबह 11 या 12 बजे करीब। उसमें सारे PYQs होंगे जो तुम्हारे EM से पूछे गए हैं। तो तुम प्लीज़, क्योंकि देखो EM के क्वेश्चन भी थ्योरी में आ सकते हैं, जिस वजह से मैं तुमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ एंड तुमको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करने होते हैं। एंड मेरा 22 मतलब 23, 24, 25 मैं खुद बिज़ी हूँ, मेरे खुद एग्ज़ाम है एंड मैं जितना भी प्रोवाइड कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने एंड से। एंड आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करिए, क्या कि कोशिश करिए कि न्यूमेरिकल आप थोड़ा सा अपने एंड से समझ लीजिए। शिवानी होगा, शिवानी नहीं है तो प्लीज़ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, शिवानी भी अपलोड कर दूंगा, नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, सारी चीज़ ऑल एंड एवरीथिंग चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेना, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल कराने बैठ गया तो मेरे को मतलब पूरी रात लग जाएगी एंड कल मेरा पेपर है एंड मेरे को खुद का भी अपना पढ़ना है, ठीक है। तो अब आता है फ्री बॉडी डायग्राम, तो FBD। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है ये इसको FBD बोला जाता है। ये एक डायग्राम होता है जिसमें किसी बॉडी के सराउंडिंग्स क्या करते हैं, आइसोलेट करके उस पर लगने वाली सारे फोर्सेस और मूवमेंट को क्या करते हैं, क्लियर शो किया जाता है। देखो बॉडी को अलग अलग करके क्या करते हैं, अलग अलग करके उस पर क्या लगाते हैं, हम फोर्स लगाते हैं और सब फोर्स ड्रॉ करने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। तो जैसे ये तुम्हारा क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या है, बॉडी है, ब्लॉक बीम है, वेट है और नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है। देखो बॉडी मतलब ब्लॉक या बीम होती है, वेट W डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर, फ्रिक्शन अपोजिट रिएक्शन और अप्लाइड फोर्स और डायमेंशन एंगल्स अगर हो तो। देखो यहाँ पर नीट एरो प्लस लेवल्स, अगर तुम्हारे पास देखो डायग्राम, तो ये तो फ्री बॉडी डायग्राम तो आता ही है एग्जाम में। तो प्लीज़ फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लेना। इसका पर्पस क्या होता है, फोर्स को क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करता है, अननोन रिएक्शन निकालता है और न्यूमेरिकल को क्या करता है, सिंपल बनाता है, ठीक है। स्टेप देखो, स्टेप कैसे हम क्या करते हैं, हम इसको कैसे बनाते हैं। तो बॉडी को सराउंडिंग्स से आइसोलेट करो और सब एक्सटर्नल फोर्स को क्या करो, शो करो। वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होगा और कांटेक्ट सरफेस हमेशा N और F से लगाओ, ठीक है। जो कांटेक्ट सरफेस होगा वो कहाँ से लगाओ, N और F से। डायरेक्शन एज्यूम करो, गलत हो तो साइन चेंज कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो फॉर कोप्लेनर फोर्स इन इक्विलिब्रियम, तो ये मैंने आपको ऊपर भी बताई है, तो ये FBD के बिना अप्लाई नहीं हो सकती है, ठीक है। कॉमन फोर्स क्या होते हैं FBD में, तो देखो W का मतलब होता है वेट, N का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन, F का मतलब होता है फ्रिक्शन और P और T का मतलब होता है अप्लाइड फोर्स और T मतलब टेंशन, R मतलब रिजल्टेंट रिएक्शन।
इसके एडवांटेज क्या है, ये प्रॉब्लम समझना इसमें क्या होता है, ईज़ी हो जाता है, कैलकुलेशन एरर कम हो जाती है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपल बनाता है और एक्यूरेट फोर्स एनालिसिस पॉसिबल होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, ये गलत अगर तुम्हारा गलत फ्री बॉडी डायग्राम बन गया तो तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन गलत हो सकता है और इसमें अजम्पशंस गलत हो सकते हैं। बिगिनर्स के लिए क्या होता है, इनिशियल कन्फ्यूज़न प्रोवाइड करता है, ठीक है। यूज़ क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, ट्रस बीम और ब्लॉक्स प्रॉब्लम में यूज़ होता है, रिएक्शन फोर्स निकालना, इससे क्या होता है, रिएक्शन के फोर्स निकालना होता है और इक्विलिब्रियम चेक करना होता है, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन क्या है, सिविल स्ट्रक्चर बीम और फ्रेम में होता है, मैकेनिकल सिस्टम में यूज़ होता है और मशीन्स एंड मैकेनिज्म में होता है और रियल लाइफ और फोर्सेस में यूज़ होता है, ठीक है ना। अब आता है बाउज नोटेशन। तो बाउज नोटेशन क्या है, ये एक ग्राफिकल मेथड होता है जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूज़ होता है, जिसमें फोर्स को लेटर के थ्रू क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है एंड फोर्स डायग्राम और स्पेस डायग्राम ईज़िली ड्रॉ करना अनस्टेबल होता है। देखो तो फोर्स को नाम देने का स्मार्ट तरीका क्या होता है, देखो फोर्स जो है हमारा, हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसको नाम देने का स्मार्ट तरीका बाउज नोटेशन, ठीक है। एंड नाउ बाउज नोटेशन, एंड अब इसके बाउज नोटेशन के बारे में अब आगे पढ़ते हैं। तो देखो ये बाउ नोटेशन है। तो जैसे हमने लोड लगाया यहाँ पे, तो ये ए बी सी डी नाम दिया, तो हमने हमने क्या किया, लोड लगाया तो R1 R2 ये स्पेस डायग्राम हो गया एंड फोर्स डायग्राम में देखो हमने नाम दे दिया ABCD, ठीक है। तो डायग्राम में क्या दिखाना चाहिए, तो स्पेस डायग्राम मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर है, फोर्स के बीच में कैपिटल लेटर्स ABCD और फोर्स डायग्राम में सारे जो हैं सेम लेटर का यूज़ है, ठीक है। तो एक सिंपल जॉइंट प्लस एरो का स्ट्रेट डायग्राम काफ़ी होता है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बाउ नोटेशन की, कि ये फोर्स को डायरेक्ट नाम देने के बजाय दो एडजेसेंट स्पेस के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। जो हमारे दो एडजेसेंट स्पेस होते हैं उनके नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। फोर्स ए बी का मतलब होता है ए और बी के बीच एक्टिंग फोर्स, ठीक है। इससे कन्फ्यूज़न कम होती है और स्पेशली ग्राफिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है। रूल क्या होता है बाउ नोटेशन का, तो देखो स्पेसेस जो होते हैं मतलब एरिया होते हैं, एरिया को क्या किया जाता है, कैपिटल लेटर से नाम किया जाता है और हर फोर्स को दो लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्स का नाम क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखा जाता है, ऑलवेज हमेशा क्लॉकवाइज ऑर्डर में ही होगा। एंड सेम लेटर सब स्पेस, जो सेम लेटर स्पेस डायग्राम होते हैं वो क्या होते हैं, वो फोर्स डायग्राम और स्पेस डायग्राम दोनों में यूज़ होते हैं, ठीक है। लेटर क्लियर और सीक्वेंस में होने चाहिए। तो लेटर क्या होता है कि क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो लेटर क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते, पर्पस क्या है बाउ नोटेशन का, फोर्स आइडेंटिफिकेशन इजी बनाना, ग्राफिकल सॉल्यूशन को सिस्टमेटिक बनाना एंड फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करना इजी होता है और एरर और कन्फ्यूजन क्या होता है, कम करना। एडवांटेज क्या है भाई, इसके एडवांटेज है ग्राफिकल एनालिसिस सिंपल और क्लियर हो जाता है, फोर्स को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, ट्रस्ट और जॉइंट प्रॉब्लम में हेल्प होती है और एग्जाम में नीट प्रेजेंटेशन मिलती है, ठीक है। अब देखो यू यूज़ क्या होता है, यूज़ कहाँ ये यूज़ का एडवांटेज हुआ है, अब एडवांटेज हुआ है, अब डिसएडवांटेज। सिर्फ ग्राफिकल मेथड में के लिए यूज़ होता है, एनालिटिकल मेथड में लिमिटेड होता है और गलत लेटरिंग से पूरा सॉल्यूशन ख़राब हो सकता है, ठीक है, ये गलत हो सकता है। और यूज़ कहाँ होता है, ग्राफिकल स्टैटिक्स प्रॉब्लम में यूज़ होता है, ट्रस एनालिसिस में होता है और फोर्स पॉलीगॉन ड्राइंग में यूज़ होता है और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में यूज़ होता है, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्रॉब्लम में यूज़ होता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस बेसिक लेवल में यूज़ होता है और एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पस में यूज़ होता है और डिज़ाइन विजुअलाइजेशन में यूज़ होता है, ठीक है। अब आता है तुम्हारा करंट एंड नॉन कनकरेंट फोर्स, ठीक है। तो देखो जो कनकरेंट फोर्स होता है, जब दो या दो से ज़्यादा फोर्स एक ही कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं या मीट करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। की पॉइंट क्या है, सब फोर्स एक ही पॉइंट से पास होते हैं और 2D या 3D भी हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए सबमिशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सबमिशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल पिन जॉइंट पर लगने वाली सारी फोर्सेस क्या होती हैं, कनकरेंट फोर्सेस होती हैं। अब नॉन कनकरेंट फोर्स क्या होती हैं, देखो जो हमारा
जो जो मतलब जब फ़ोर्स एक ही पॉइंट पर मीट नहीं करती हैं, तब हम उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन कंकरेंट फ़ोर्स बोलते हैं। एंड अगर सारी फ़ोर्सेस एक पॉइंट पर मीट करती हैं, तो हम उसको कॉनकरेंट बोलते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे मीट नहीं करती हैं, तो नॉन कंकरेंट बोलते हैं, ठीक है? एंड क्या बोलते हैं कि अब देखो कि जो हमारा की पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि जो फ़ोर्स होती हैं, वो लाइन्स ऑफ एक्शन डिफरेंस। देखो, जो फ़ोर्स होती हैं, फ़ोर्स के लाइन्स ऑफ एक्शन डिफरेंट पॉइंट से पास होते हैं। मूवमेंट कंसीडर करना पड़ता है इक्विलिब्रियम के लिए। समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समीशन एम इक्वल टू 0। तो ये यूज़ होता है। ये बीम पर लगने वाला फोर्स होता है। ये बीम पे लगने वाले क्या होते हैं? बीम पर लगने वाले लोड्स होते हैं, ठीक है? मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, तो इसका न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों कर लेना, ठीक है? लिख देता हूँ मैं, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। तो देखो भाई, जो ईएम के क्वेश्चन है एंड जो सिविल के क्वेश्चन है, सब आपको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी करना है, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी होती है जो एक्सिस के अबाउट क्या करता है? रोटेशन को रेजिस्ट करता है, और ये बताता है कि मास या एरिया एग्जिस्ट, मतलब मास या एरिया एक्सिस से कितनी दूर है, या कितनी दूर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है? एक्सिस से जितना दूर मास और एरिया, उतना ज़्यादा क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। देखो एक्सेस जो है, देखो एक्सेस ये हो गया, एक्स एक्स एक्सेस वाई एक्सेस से जितना दूर होगा मास और एरिया, उतना ज़्यादा क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो देखो, ये वाई एक्सेस है एंड ये एक्स एक्सेस है, ठीक है? तो ये क्या है? ये तुम्हारा क्या है? मास और फोर्स है, मास और फोर्स है। तो ये मास या एरिया है तुम्हारा, तो ये क्या है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? तो एक्सेस एक्स एक्स वाई एक्सेस शेप रेक्टेंगल और सर्किल हो सकता है। सेंट्रॉइड, डिस्टेंस ऑफ एरिया एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस, ठीक है? टाइप ऑफ मोमेंट क्या होता है? टाइप ऑफ मोमेंट क्या, तो देखो, रोटेशन के लिए रोटेशन ऑफ मास के लिए यूज़ होता है। यूनिट क्या होता है? केजी डॉट एम स्क्वायर, इट मीन्स मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब आता है एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग और डिफ्लेक्शन के लिए बीम्स में यूज़ होता है, और एम की पावर 4 इसका यूनिट होता है। बेसिक फार्मूला क्या? आई इज इक्वल टू समीशन ए वाई स्क्वायर, और आई इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए। यहाँ पर जो ए होता है स्मॉल एरिया होता है, वाई क्या होता है? एक्सिस से डिस्टेंस होता है। स्टैंडर्ड शेप क्या होते हैं इसके? रेक्टेंगल, ब्रेथ बी एंड डेप्थ डी। अबाउट सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस, तो आई एक्स एक्स बी डी क्यूब अपॉन 12 अबाउट सेंट्रॉइडल वाई वाई एक्सिस। आई वाई वाई इज इक्वल टू डी बी क्यूब अपॉन 12। सर्किल कैसे फाइंड करते हैं? रेडियस का अबाउट डायमीटर, तो आई इज इक्वल टू पाई आर की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है? नाउ अब आता पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आई इज इक्वल टू आई जी प्लस ए डी का स्क्वायर। तो आई जी क्या होगा? सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए हमारा एरिया, डी हमारा क्या होगा? एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये किसके लिए? सिर्फ प्लेन लेमिना के लिए वैलिड होती है, ठीक है? इंपॉर्टेंस क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की? तो बीम की स्ट्रेंथ डिसाइड करता है, बेंडिंग और डिफ्लेक्शन एनालिसिस में यूज़ होता है, और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में यूज़ होता है, ठीक है? एडवांटेज एंड सिग्निफिकेंस क्या है? स्ट्रक्चरल बिहेवियर प्रिडिक्ट होता है, स्ट्रॉन्गर सेक्शन चूज़ करना होता है, और सेफ्टी और इकोनॉमी इम्प्रूव होती है, ठीक है? कैलकुलेशन लिमिटेड क्या है? कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स शेप्स के लिए अप्रोक्सीमेशन और सिर्फ एक्सिस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। अब आता है यूज़ क्या है? इसका यूज़ होता है बीम डिज़ाइन में, कॉलम स्टेबिलिटी में, मशीन के पार्ट डिज़ाइन में, और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। अब आता है एप्लीकेशन, तो देखो, बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर, मैकेनिकल कंपोनेंट एंड सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम में यूज़ होता है। अब आता है रेडियस ऑफ जायरेशन, 16 नंबर पर। रेडियस ऑफ जायरेशन वो इमेजिनरी डिस्टेंस होती है जहाँ अगर हम पूरा एरिया या मास को कॉन्क्रीट मान लें, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सेम रहेगा। मान लो कि एक्सिस से एवरेज डिस्टेंस जहाँ एरिया और मास एक्ट कर रहे हैं, देखो, जो हमारा एक्सिस है वहाँ से एवरेज डिस्टेंस मान लो जहाँ एरिया मास क्या कर रहे हैं? एक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ जायरेशन, तो देखो, ये तुम्हारा क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बेंडिंग है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? के एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आई एक्स अपॉन ए, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, तुम्हारा जो एक्स एक्सिस है, एक्सिस सेक्शन है, डिस्टेंस है के फ्रॉम एक्सिस, और कॉन्सेंट्रेटेड एरिया
एट डिस्टेंस के। तो एरिया के लिए फार्मूला क्या है, के इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई अपॉन ए। मास के लिए क्या है, अंडर रूट आई अपॉन एम। तो आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ए तुम्हारा एरिया है और एम तुम्हारा मास है। फिजिकल मीनिंग क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन बताता है कि एरिया या मास एक्सिस से कितना स्प्रेड आउट है। ज़्यादा के मतलब ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। इम्पॉर्टेंस क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन की, तो सेक्शन की स्ट्रेंथ जज करने में हेल्प करता है। बल्किंग एनालिसिस मतलब कॉलम में इम्पॉर्टेंट है और डिफरेंशिएशन कंपेयर करने में यूज़फुल होता है। एडवांटेज क्या है, सेक्शन सिलेक्शन इजी होता है और स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंप्रूव होती है और डिज़ाइन में क्या होता है, इकोनॉमी आती है। क्या आती है, इकोनॉमी आती है। लिमिटेशन क्या है, सिर्फ ड्राइव्ड क्वालिटी होती है एंड एक्सेस चेंज होने पर क्या होता है, वैल्यू चेंज होती है और डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है। अब आता है यूजेस, तो कॉलम डिज़ाइन, बीम एनालिसिस और स्ट्रक्चरल कंपैरिजन और इंजीनियरिंग मैकेनिज्म में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब आता है एक एप्लीकेशन, तो देखो सिविल स्ट्रक्चर, कॉलम्स या फ्रेम्स, आरसीसी एंड स्टील डिज़ाइन एंड मैकेनिकल कंपोनेंट और स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड फोर्स इन गिवन डायग्राम। तो ये तुमको न्यूमेरिकल अपने खुद से करने हैं, ये हम के न्यूमेरिकल है। अब आता है 80 नंबर पे शेयरिंग फोर्स का। तो शेयरिंग फोर्स किसी बीम के किसी सेक्शन पर वो इंटरनल फोर्स होता है जो बीम बीम के एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर क्या करते हैं, स्लाइड शेयर करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। एंड ये सिंपल वर्ड में क्या है कि बीम को काटने या स्लाइड करने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग फोर्स बोलते हैं। तो देखो डायग्राम ऑफ शेयरिंग फोर्स है, देखो यहाँ पर लोड है, शेयर है, मूवमेंट है, लोड है, शेयर है, मूवमेंट है। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर लोड तुम्हारा 0 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट है और लीनियर है, लीनियर प्रोबलिक। तो पैराबोलिक 0 कांस्टेंट लीनियर पैराबोलिक एंड क्यूब। तो ये तुम्हारे लोड हैं एंड यहाँ पर तुम्हारे क्या है, बेंडिंग मोमेंट है और शेयर फोर्स भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम्हारा ये क्या, शेयर फोर्स डायग्राम ये है और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है एंड ये मोमेंट है, ये तुम्हारा शेयर फोर्स है, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायग्राम है। तो देखो सिंपली सपोर्ट बीम बनाई गई है, लोड एंड पॉइंट यूडीएल है, सेक्शन एक्स एक्स है और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है शेयरिंग फोर्स का, जब बीम पर लोड लगाते हैं, देखो जब बीम पर हम क्या करते हैं, लोड लगाते हैं, तो बीम क्या होती है, बीम के अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होती है। इसमें क्या होता है, इनमें से एक होती है जो कि क्या होती है, शेयरिंग फोर्स होती है। हर सेक्शन पर एसएफ अलग अलग होता है। तो शेयरिंग फोर्स एट सेक्शन क्या होता है, किसी सेक्शन पर शेयरिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या, तो सेक्शन के एक साइड का सब वर्टिकल फोर्स का एल्जेब्रिक सम, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन कैसे होता है, तो देखो लेफ्ट साइड ऑफ सेक्शन पर अपवर्ड मतलब पॉजिटिव एस एफ और लेफ्ट साइड ऑफ सेक्शन पर डाउनवर्ड फोर्स मतलब नेगेटिव एस एफ, ठीक है। शेयरिंग एस एफ डी क्या होता है, शेयर फोर्स डायग्राम। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये एस एफ डी एक ग्राफ होता है जो बीम की लेंथ के साथ साथ क्या करता है, शेयर फोर्स का वेरिएशन शो करता है, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, पॉइंट लोड मतलब एसएफडी में सडन जंप होता है, यूडीएल मतलब एसएफडी स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन होती है और नो लोड मतलब एसएफडी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एडवांटेज और इम्पोर्टेंस, देखो बीम के क्रिटिकल सेक्शन आइडेंटिफाई होते हैं और स्ट्रक्चरल सेफ्टी नेक होती है एंड डिज़ाइन ऑफ बीम में हेल्प मिलती है, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन बेस बनता है, ठीक है। लिमिटेशन, तो शेयर इफेक्ट बताता है, बेंडिंग नहीं बताता। कॉम्प्लेक्स लोडिंग में कैलकुलेशन लेंदी है, गलत साइन कन्वेंशन से एरर आ सकता है, ठीक है। यूज़ क्या था, बीम एनालिसिस, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, एसएफडी एंड बीएमडी बनाने के लिए यूज़ होता है और आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। अब आता है आपका एप्लीकेशन में क्या है, बिल्डिंग, ब्रिजेस, मशीन फ्रेम्स एंड सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज़, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। अब आता है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्लीज़ इसके भी आप न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा एंड जो हमारा टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 90 नंबर पे, तो इसके न्यूमेरिकल आपको खुद से करने हैं शिवानी, और नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सो प्लीज़ उठा लेना, ठीक है।
एरर ऑफ चेन सर्विंग। तो देखो एरर ऑफ चेन सर्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो एरर इन चेन सर्विंग क्या होता है, ये वो डिफरेंस होता है जो मेजर डिस्टेंस और ट्रू डिस्टेंस के बीच में आता है। किसके बीच में आता है? मेजर डिस्टेंस और ट्रू डिस्टेंस के बीच में आता है, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्वर या नेचुरली कंडीशन की वजह से ये गलत होता है। तो देखो चेन से नापते टाइम जो गलती हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। अब डायग्राम ऑफ चेन सर्विंग देख लो। तो यहाँ देखो ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग, तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल आ गए, ठीक है। ऑब्स्टिकल टू चेनिंग एंड ऑब्स्टिकल टू चेनिंग एंड रेंजिंग, तो ये तुम्हारे क्या है? ऑब्स्टिकल आ रहे हैं चेन सर्वे के बीच में। तो देखो डायग्राम में तुमको दिख रहा है चेन स्लोप पर है, सैग मतलब चेन लटकी हुई है, रॉन्ग रेंजिंग और इनकरेंट चेन लेंथ, ठीक है। तो अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ चेन सर्विंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर इन चेन सर्विंग। तो इसमें 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो देखो कारण क्या हो सकता है? चेन की लेंथ गलत हो जाती है, चेन क्या हो जाती है? स्ट्रेच या वॉर्म हो जाती है, तो इस वजह से एरर आ सकता है। तो देखो एग्जांपल, या तो चेन तुम्हारी लंबी हो जाएगी या तो चेन तुम्हारी शॉर्ट हो जाएगी। तो इसमें इससे क्या इफेक्ट होगा कि तुम्हारा जो मेजरमेंट होगा वो इनएक्यूरेट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब ह्यूमन से मिस्टेक हो जाना, ठीक है। ह्यूमन से मिस्टेक हो जाना मतलब या तो गलत रीडिंग लेंगे, गलत काउंटिंग ऑफ चेन लेंथ और गलत काउंटिंग ऑफ चेन लेंथ एंड चेन स्ट्रेंथ, चेन जो है स्ट्रेट ना रखना, गलत रैंगिंग का यूज़ करना, ये सब क्या करते हैं? ये एरर को अवॉइड किए जाते हैं, ठीक है। नेचुरल एरर, इसमें देखो भाई कारण है नेचर और तुम्हारा एनवायरनमेंट। इट मीन्स टेम्परेचर चेंज, चेन एक्सपेंड हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। सैग मतलब चेन का लटकना, विंड, स्लोप ऑफ ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है कि करेक्शन ऑफ करेक्शन फॉर इनकरेंट इनकरेक्ट चेन लेंथ, इट मीन्स करेक्ट डिस्टेंस मतलब मेजर डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल चेन लेंथ अपॉन नॉर्मल चेन लेंथ, ये होता है फॉर्मूला। और करेक्शन ऑफ स्लोप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू कॉस थीटा। करेक्शन फॉर सैग, जब चेन सपोर्ट के बीच लटकती है तो ये क्या होता है? ये करेक्शन ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। एंड नाउ आपका एरर दैट कैन बी एलिमिनेट, हम रॉन्ग रेंजिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं, रॉन्ग अलाइनमेंट को हटा सकते हैं, रॉन्ग बुक को हटा सकते हैं। ये प्रॉपर केयर और प्रैक्टिस से हम कर सकते हैं, ठीक है। एरर दैट कैन बी कम्प्लीटली एलिमिनेट, टेम्परेचर एरर दैट कैन नॉट, हम हटा नहीं सकते। क्या नहीं हटा सकते? टेम्परेचर एरर नहीं हटा सकते, एरर सैग नहीं हटा सकते, सैग एरर नहीं हटा सकते और वाइंड इफेक्ट नहीं हटा सकते। इनको करेक्शन से रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। किससे? करेक्शन से। अब देखो तुम्हारे एरर में डिफेक्ट क्या होते हैं? डिस्टेंस गलत हो जाता है, एरिया कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है और मैप इनकरेक्ट बन जाता है, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम हो सकती है। मेथड क्या है एरर को रिमूव करने के लिए? चेन को फ्रिक्वेंटली चेक करो, प्रॉपर चेक करो और प्रॉपर रैंगिंग हो, और सेक को मिनिमम रखना और करेक्ट स्लोप करेक्शन लगाना और केयरफुली ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ये टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने तुमको मतलब दिए थे, एंड ये उनके टॉप 20 के सारे के आंसर हैं। एंड इसका तुमको क्या मिल जाएगा? इस सब का तुमको मतलब देखो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 के तुमको क्या मिल जाएंगे? तुमको नोट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ठीक है। टेलीग्राम में क्या है कि यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 1, 2, 3 के तुमको नोट्स मिलेंगे एंड ये रिवीजन वाला भी तुमको नोट्स वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, सिविल सिविल प्लस ईएम, इसमें आपको दोनों में क्या करना है? थ्योरी करनी है एंड प्लस क्या करना है? न्यूमेरिकल करनी है, ठीक है। कोई भी चीज़ छोड़ के मत जाना। अभी तुम्हारे पास आज का दिन है तो प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करो एंड कोशिश करो कि तुम अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आएगा तुम्हारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? न्यूमेरिकल से रिलेटेड। तो प्लीज़ हो सके तो उसको देखना। एंड पेपर कैसा आता है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा। लेकिन कोशिश करना कि तुम सिविल में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। एंड जितने तुमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए, तुमको यूनिट 1 का 1 शॉट दिया, 2 का दिया एंड 3 का दिया, तो जाके प्लीज़ इनके नोट्स ले लो एंड ये वाला भी नोट्स ले लो। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना, तुमको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे क्या मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन पे तुमको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। तो देखो एक बात बता दूं आपको, यहाँ पे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग्स के मैंने क्या डाल दिए हैं, यहाँ पे मैंने
2 दिन पहले ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए थे एंड तुमको यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के वन शॉट्स प्रोवाइड कर दिए, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लो एंड ये वाला वीडियो भी आप देखिए, ज़रूर देखिए। एंड अगर आपको न्यूमेरिकल समझने हैं तो प्लीज़ इन वीडियो पे विज़िट करिए, तो आपको इसमें अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सो बाकी आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा एंड पेपर अच्छे से दे के आना एंड कमेंट कर देना इतनी मेहनत के लिए। एंड बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तुम्हारा जो एग्ज़ाम है वो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग्स का है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, तो इसकी भी हम प्रिपरेशन करेंगे साथ में। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।